अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं जनाब। एक रिलीफ जो आवाम को मिला है वो ये है कि पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये कमी का ऐलान किया गया है और इसका इतलाक होगा आज से। दूसरी जानिब एक अच्छी खबर मैंने आपको दी, तो दूसरी जानिब बुरी खबर ये जनाब कि सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली 5 रुपये 62 रुपये पैसे फ़ी यूनिट महंगी करने की भी दरख्वास्त जो है वो नेपरा को जमा करा दी है। और रीज़न पता है कि दी जा रही है कि जी दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में उन्होंने दरख्वास्त की है कि फ़ी यूनिट जो बिजली के पैसों में 5 रुपये 62 पैसे इजाफा किया जाए। अब मैं ये सोच रही हूँ कि महंगी होती जा रही है दिन ब दिन बिजली, और ये हमारे आने वाले सियासतदान ये सोच भी रहे हैं। हाँ, कल मरीम नवाज़ ने ये बात तो ज़रूर की कि कल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 15 लोग में बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि सस्ती बिजली कैसे देंगे, लेकिन आवाम से भी तो डिस्कस करें। अभी हम देख रहे हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो इंशाल्लाह 8 फरवरी को होने जा रहे हैं और वक्त जो है वो तो 1 महीने से भी बहुत कम रह गया। हार्डली दे हैव लाइक 3 वीक्स। और इसमें ये देखना है कि अब जो लीडरान आ रहे हैं आवाम में अपनी पॉलिटिकल कैंपेन करने के लिए, वो अपनी मुखालिफ सियासी पार्टी पे इल्ज़ाम तो काफ़ी लगा रही है, तीर उन पे काफ़ी बरसा रही है, धाड़ उन पे काफ़ी रही है, लेकिन क्या वो कोई मरबूत मुआशी प्लान अपने वोटर्स के साथ शेयर कर रही है कि ठीक है तुम्हें बिजली सस्ती देंगे पर कैसे, ठीक है तुम्हें नौकरियां ज़्यादा देंगे पर कैसे, हम भी तमाम तो चीज़ें जनरेट कैसे करेंगे। इस पर एक ना डिबेट होना काफ़ी ज़्यादा लाजमी है। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जल्द से जुलूस, खैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो पहले से ही अपनी जो कैंपेन शुरू कर दी थी, लेट शुरू की, और कल से हमने देखा है कि बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून ने भी अपनी जो कैंपेन्स है वो भी जिसका आगाज़ कर दिया है। मरीम नवाज़ साहिबा ने जलसों से खिताब भी किया है और हम देख रहे हैं कि एक दूसरे पे काफ़ी गरज बरस रहे हैं। बिलावल भुट्टो वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं मुस्लिम लीग नून को, मुस्लिम लीग नून जो है वो तनकीद का निशाना बना रही है बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और जो अभी कुछ अर्से पहले इत्तेहादी थे वो एक दूसरे पे ठीक ठाक इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल करें, आपने वोट लेने और अपने वोटर्स को अपनी तरफ मुतवज्जे भी करना है, लेकिन वोटर्स से गुजारिश है कि उनसे पूछें कि भाई कैसे, हाउ। बॉडी लैंग्वेज जो है ना इस तमाम से सूरत हाल में काफ़ी मैटर कर रही है। कहीं पे हम देख रहे हैं कि जब सियासतदान बात कर रहे होते हैं तो बार बार अटक रहे होते हैं, कहीं पे हम देख रहे होते हैं कि उनके हाथों की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, कहीं पे देख रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, कहीं पे बहुत धीमा बोल रहे हैं। ये एक एक लहजा, एक एक चीज़, एक एक साइन, एक एक मूवमेंट बड़ी मैटर करती है। तो इस बॉडी लैंग्वेज से हम क्या कुछ चीज़ें अखज़ कर सकते हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। और कौन सियासी लीडर कितना कॉन्फिडेंट है अपने शो के आगाज़ में, सबसे पहले तो इस हवाले से बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं माइंड साइंटिस्ट एक्सपर्ट मेहताब हमीद साहब, और साथ में ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ में ज्वाइन करेंगे और उनसे पूछेंगे जी क्या सूरत हाल वो पंजाब में देख रहे हैं। मेहताब साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया सुबह सुबह। वेरी गुड मॉर्निंग। ये बताएं कि सबसे पहले कि एक सियासतदान की बॉडी लैंग्वेज कितना मैटर करती है जब वो आवाम में जाते हैं तो। मदिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपके विजन में, आपकी बातों में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बिकॉज़ जो आपके जब हम प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, किसी भी वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, ह्यूमन इंटरेक्शन की बात करते हैं, तो उसमें बॉडी लैंग्वेज की जो परसेंटेज है वो 90% प्लस है, और जो वर्ड्स आप बोल रहे हैं वो 7 to 8% होते हैं। अब जो 90 प्लस है उसमें 50 प्लस जो परसेंटेज है वो आपके गेस्चर्स की, आपकी बॉडी लैंग्वेज की है, और 30 प्लस जो है वो आपकी टोनैलिटी की है कि आपकी वॉइस टोन क्या है। अब बॉडी लैंग्वेज क्यों मैटर करती है, इसके पीछे आपका विजन है, आपका वाई है। जितनी क्लैरिटी होती है, आपके इमोशंस, आपकी थॉट्स और आपकी इंटेंशन आपका साथ देती है, आपकी बॉडी से वो नज़र आता है। बिकॉज दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस करने वाली चीज़ है वो वर्डलेस कम्युनिकेशन है, वो बॉडी लैंग्वेज है, वो आपके गेस्चर्स हैं जो आप दूसरों से बात करते हुए करते हैं। अब अगर एक लीडर उसकी बॉडी लैंग्वेज वीक है, वो पूरे एतमाद नज़र नहीं आएगा, उसके विजन में क्लैरिटी नहीं होगी। इट मीन कि उसके माइंड में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। लाइक अगर मेरे माइंड में कन्फ्लिक्ट है और मेरी बॉडी लैंग्वेज वो कन्फ्लिक्ट शो करेगी, और ऑडियंस उसे नोट कर रही होती है, उन मैसेजेस को नोट कर रही होती है। सो बॉडी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस से आप बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसको कॉन्शियसली भी सीखना चाहिए और अनकॉन्शियसली ये हमें प्रेजेंट कर रही होती है, क्योंकि इंसान ह्यूमन मशीन जो है वो इमोशनल मशीन है, और इमोशन के एक्सप्रेशन आपकी बॉडी लैंग्वेज प्रेजेंट करती है।
चले, मैं ना मेहताब आपके साथ अभी शेयर करती हूँ कुछ वीडियोस हमारे सियासतदानों के, एंड देन आई वुड वांट कि आप उन पे तबसरा करें कि इनकी बॉडी लैंग्वेज आपको कैसी लग रही है। जैसे पहले मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, उनकी आपके सामने वीडियो है जिसमें देखने के भी तो उनके वालिद साहब भी हैं, और जितने भी जलसे हो रहे हैं उसमें जो बिलावल भुट्टो जरदारी जा रहे हैं तो भी काफ़ी घन गरज के साथ बरस रहे हैं अपने मुखालिफ जमातों पर। तो ये मैं चाहूँगी कि आपको इनकी बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है। देखें, जब वो जलसे के लिए जा रहे हैं, अगर प्लीज़ ज़रा मैं टीम से चाहूँगी ज़रा दोबारा से ज़रा वीडियो इनकी चलाए, ज़रा शुरू से वीडियो चलाए ताकि उनके लिए ईजी हो सके। जी श्योर। इसमें यह है कि जब वो किसी भी जलसे के लिए जा रहे हैं जहाँ पे वो एंट्री कर रहे हैं तो वो बड़े एक्साइटेड हैं, बिकॉज जब आप किसी भी एक्टिविटी के लिए एक्साइटेड होते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज शो कर रही होती है, और जो चेहरे पे स्माइल है ये एक पॉजिटिव सिंबल होता है कि आप स्माइल से इन्फ्लुएंस करते हैं, बिकॉज जब आप मुस्कुरा रहे होते हैं तो आपकी एनर्जी बड़ी पॉजिटिव होती है। लेकिन अगर इसके साथ साथ हम देखें कि हम जब कुछ पढ़ रहे हैं या कुछ बता रहे हैं, फैक्ट एंड फिगर्स की बात कर रहे हैं या अपनी स्पीच कर रहे हैं, और उसमें अगर हम बार बार नीचे देख रहे हैं या हमने नोट किया हुआ है, इसका मतलब है कि हमारे माइंड में उसका स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, हमारे माइंड में क्लैरिटी नहीं है, हम खुद उस विजन को क्लियरली परसीव नहीं कर रहे, तो वो चीज़ एक डिस्ट्रैक्ट करती है, और आपका जो कनेक्शन है ऑडियंस के साथ, जो भी देख रहे हैं आप वीडियो पे हैं, आप लाइव ऑडियंस में हैं, तो वो कनेक्शन ब्रेक होता है, और जैसे ही वो कनेक्शन, इट मीन कि वो वाईफाई आपका डिस्कनेक्ट होता है, तो इट मीन कि आपका मैसेज 100% जो है वो कन्वे नहीं होता। सही, ठीक है। ज़रा नेक्स्ट वीडियो मैं चाहूँगी चलाएं, और नेक्स्ट वीडियो किन की है जी? नवाज शरीफ साहब की जो वीडियो है वो हम देख रहे हैं कि स्पेसिफिकली जो उनकी आजकल हम जो पिक्चर्स भी सामने आ रही हैं वो उसमें जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी तो आपने देखा कि जरा मुस्कुरा भी रहे हैं, वो ज़रा कम मुस्कुराहट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके हवाले से मैं जानना चाहूँगी। जी, सेकंड वीडियो काइंडली टीम लाइएगा। जिस डिले के साथ ज़रा वीडियो मेरी टीम अभी चलाएगी। ये बड़ी मैटर करती है जी कि जितने भी सियासतदान जब आते हैं टेलीविज़न पे आ रहे हैं तो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कैसे मैटर कर रही होती है। आपने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी। आई वुड रिक्वेस्ट माई टीम इफ़ दे कैन प्ले वीडियो ऑफ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। सो हियर इट इज़। जी मेहताब, आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मुझे नज़र आ रही है। अब इसमें देखें कि जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन यहाँ पे शो हो रहे हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं कुछ सैडनेस है, फिक्र है, और कहीं ना कहीं माइंड में कुछ पैटर्न ऐसे चल रहे हैं कि उसमें फ़िक्र का एलिमेंट बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। अब वो किसी किस्म का फियर भी हो सकता है, किसी किस्म की भी सोच हो सकती है, क्योंकि जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन है वो आपके इमोशंस को डायरेक्टली डिपिक्ट कर रहे होते हैं। अगर आपके चेहरे पे स्माइल है तो हैप्पीनेस का मुजाहरा वो कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप हैप्पी हैं और आपके माइंड की स्टेट हैप्पीनेस में है। और बिकॉज जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो आपकी मेंटल स्टेट को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं कि राइट नाउ करंट मोमेंट में आपकी जो माइंड स्टेट है, मेंटल स्टेट है, वो क्या है। और बाकी बाकी जो मूवमेंट है इसके अलावा वो काफ़ी बेहतर है। उसमें आपका जो पोस्चर है वो भी मैटर करता है कि आप अगर डाउन पोस्चर में है तो इट मीन के आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की आप में कमी है, या आप जो चीज़ बता रहे हैं उनका इमोशनली आपके साथ कनेक्शन नहीं है, उन पर आपको क्लैरिटी नहीं है। अच्छा, मैं चाहूँगी मौलाना फजल रहमान साहब की ज़रा जो वीडियो है वो चलाएं, क्योंकि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की तो हम पिक्चर्स में देख रहे हैं कि मुस्कुरा वो खैर काफ़ी कम रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम पहले भी देख रहे थे कि कुछ दिनों पहले उनके चेहरे पे काफ़ी क्या कहते हैं ना कि कंफ्यूजन भी कहीं ना कि जो व्हाट आई फेल्ट के मुझे नज़र आ रही थी। मौलाना फजल रहमान साहब की अगर हम बात करें तो उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या बताती है? देखें, जो अभी मेरे सामने वीडियो चल रही है इसमें वो कॉन्फिडेंस में है और क्लियर है, लाइक वो जो बोल रहे हैं अपने माइंड से बोल रहे हैं, सब कॉन्शियस से उनके वर्ड्स जो हैं वो उनका साथ दे रहे हैं। और यहाँ पे भी जो स्क्रीन में वीडियो मैं देख रहा हूँ उसमें वो स्माइल भी कर रहे हैं। इट मीन के वो ऑडियंस के साथ वेल कनेक्टेड हैं, जिस भी अभी कॉन्फ्रेंस हॉल में है, जिस भी जलसे में है, इसमें उनका कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और उनके चेहरे पे बात करते हुए स्माइल भी दिखाई दे रही है। ये चीज़ को जाहिर कर रही है कि वो इमोशनली कनेक्टेड हैं अपनी ऑडियंस के साथ, और वो स्माइलिंग फेस के साथ जो है वो बातचीत कर रहे हैं। ऑल्सो ये तो खैर इनकी एक वीडियो है, लेकिन आप रिसेंट इनके इंटरव्यूज देखेंगे तो ही लोग मुझे इनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी लगा थोड़ी सी टेंस है, बिकॉज इनको बड़े थ्रेट्स हैं, तो खैर वो वीडियोस तो हम कुछ नहीं चला सके। हाँ जी, आगे मैं चाहूँगी कि मरीम नवाज साहिबा की भी ज़रा वीडियो हम चाहेंगे मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर सकें।
अच्छा जी, चलें अभी मरीम नवाज भी आ गए हैं। जी जी देखें यहाँ जी मेहताब, अच्छा मरीम नवाज को भी आप देख रहे हैं? जी 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 बिल्कुल मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे वो भी एक इंटरव्यू दे रही हैं और उसमें क्योंकि उनकी हैंड मूवमेंट में काफ़ी कह लें कि प्रेशर आ रहा है। ये जो प्रेशर है ना, ये बेसिकली जब आप किसी को टारगेट कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपकी बॉडी लैंग्वेज में एक प्रेशर फील होता है। आपके गेस्चर्स, आपकी हैंड मूवमेंट जो है एक प्रेशर रिलीज़ करती हैं। वो प्रेशर इस वीडियो में फील हो रहा है और चेहरे पे आप यहाँ पे भी देखें कि वो अगर हाथ का इस्तेमाल कर रही हैं तो उसमें प्रेशर आपको फील हो रहा है। ये प्रेशर कहीं ना कहीं एग्रेशन को शो करता है, बिकॉज आपके हैंड मूवमेंट का जो प्रेशर है वो आपकी मेंटल स्टेट के साथ एसोसिएट है। आप एग्रेशन में है या आप नॉर्मल स्टेट में है, ये चीज़ें शो कर रही हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लिटिल बिट एग्रेशन की जो कैफियत है वो साबित हो रही है। चलें जी, हम आगे मूव ऑन करते हैं। आगे हम जाते हैं ज़रा शहबाज शरीफ साहब पे। आपने जैसे बोला कि जो हाथों की जो मूवमेंट है वो एग्रेशन शो करती है, तो हम शहबाज शरीफ साहब को भी देखते हैं कि वो अक्सर जलसों में जब बात करते हैं हाथों की मूवमेंट बहुत दिखाते हैं। जी ये तो उनकी जनाब एक पिक्चर है, आई बिलीव नहीं यहीं की वीडियो है। जी मेहताब साहब। अच्छा देखें, अब यहाँ पे क्योंकि उनकी आई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आंखें भी बहुत कुछ बताती हैं, आपकी आई मूवमेंट बताती हैं क्योंकि उन्होंने हैट पहना हुआ है। बट यहाँ पे उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो नॉर्मल है, उसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं है। बाकी अभी वो जिस तरह में मिल रहे हैं तो वो शेक हैंड कर रहे हैं और कॉन्फिडेंटली वो बातचीत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उनकी स्माइल नहीं है, लाइक के इमोशनल अटैचमेंट और जो स्माइल एक पॉजिटिव एनर्जी का ऑरा होता है उसकी कुछ कमी है, स्माइल का एलिमेंट कम है इसमें। ही हार्डली स्माइल्स ये लोगों की जानती हूँ। अच्छा मेहताब, मुझे अब ये बताएं, ये जैसे आपने हाथों की मूवमेंट के वाले से बात की, जो अक्सर हमारे सियासतदान जोश खिताबत में माइक हिला देते हैं, क्योंकि ये हमने भुट्टो साहब की तकरीर में देखा था कि भुट्टो साहब तकरीर करते हुए वो जोश खिताबत में जो बात कर रहे थे तो उन्होंने जो उनसे मुक्का दिखाया था उसके बाद माइक हिल गए। उसके बाद हमने देखा कि ये वो चीज़ जो है ना वो जो क्या कहते हैं एक तरीके से स्टाइल हमने मियाँ मोहम्मद शहबाजी में देखा कि उन्होंने जाते जाते खुद ही माइक हिला दिए। व्हाट डज इट मीन? अगर मैं भुट्टो साहब की बात भी करूँ, लोगों ने इनकी तकरीरें देखी और आपने जैसे हाथों की मूवमेंट के वाले से बात की तो उनकी भी हाथों की मूवमेंट यूज्ड टू बी क्वाइट एविडेंट। अच्छा देखें, इसमें यह है कि आपकी जो मूवमेंट है लाउड एज वेल, आपकी जो मूवमेंट है वो अनकॉन्शियस होती है। लेकिन जब आप किसी को, हम इसे एनएलपी में न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में कहते हैं मॉडलिंग, जब आप किसी को आइडियलाइज करते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा देखते हैं तो आप उसके उस पैटर्न को मॉडल कर लेते हैं। वो कॉन्शियस एफर्ट है आपकी, ठीक है। लेकिन जो आपने पहली बात की कि जोश खिताबत में आप माइक हिल जाता है या वो बहुत ज़्यादा प्रेशर नज़र आता है, तो वो बेसिकली आपके इमोशंस की इंटेंसिटी है कि आप जो भी बात कर रहे हैं उसमें आपके इमोशन, वो कोई भी इमोशन हो सकते हैं, वो सैड भी हो सकते हैं, वो हैप्पी भी हो सकते हैं, वो एग्रेशन के भी हो सकते हैं। उन इमोशन की जो नथीनेस है वो बहुत स्ट्रांग है। वो जितनी स्ट्रांग होगी आपका प्रेशर उतना ज्यादा होगा। अब ये डिपेंड कर रहा है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, आप वहां पे कहां मौजूद हैं, आपका इन्वायरमेंट क्या है, तो कॉन्टेक्स्ट डिपेंड करता है इस पूरी सिचुएशन। अच्छा, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से एक स्टाइल भी बन गया। अगर हम शहबाज शरीफ साहब की अगर देखें, अभी जो सामने आपकी फुटेजेस भी चल रही हैं, तो वो वाकई जोश खिताबत में बात भी करे, हाथ भी तो उनकी मूव करे, साथ में वो एक जगह पे तो वो खुद ही पकड़ के माइक हिला देते हैं। तो बहुत शुक्रिया जी। मेहताब हमीसा हमारे साथ मौजूद थे। माजिद निजामी सीनियर सियासी तज्जियाकार मौजूद है। मैं जरा माजिद से भी जानना चाहूंगी क्योंकि वो तो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है और उन सब की कितनी तैयारी है हमारे आने वाले इलेक्शंस के हवाले से, वो तमाम से चीज़ें जानते हैं। उसके साथ में माजिद से भी पूछूंगी कि माजिद, आपको बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट सियासी रहनुमाओं की क्या बता रही है? अस्सलाम वालेकुम माजिद, अ वेरी गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस माजिद। माजिद, मुझे बताएं, क्योंकि आज हम बात करें हमारे रहनुमाओं की जो बॉडी लैंग्वेज के हवाले से अभी तक आपको जितने भी आप सियासी रहनुमा देख रहे हैं उसमें कौन आपको सबसे ज्यादा लग रहा है कि कॉन्फिडेंट है इन दियर बॉडी लैंग्वेज? वैसे जी, मेरा ख्याल है कि इस वक्त दो ऐसे सियासी रहनुमा हैं, एक नौजवान क़यादत है जबकि दूसरे बुजुर्ग हैं। मौलाना फजलुर रहमान की जो स्पीच है और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है उसमें अगर आप देखें तो खासी मुहतात होती है। उनसे बतौर सियासी तज्जियाकार या सियासी कारकुन लोग ये सीख सकते हैं कि किन अल्फाज का तयन करना है, चेहरे के तासुरात कैसे होने चाहिए, गुस्सा कैसे दिखाना है, शगुफ्तगी कैसे लेके आनी है, सीरियस पैगाम कैसे देना है, लाइटर बात कैसे करनी है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि वो इस वक्त नंबर 1 है।
जहां तक मियां नवाज शरीफ का मामला है तो उनका चेहरा अक्सर ही एक्सप्रेशन लेस होता है, वो बिल्कुल महसूस नहीं होने देते वो क्या सोच रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, खुश हैं। वो बिल्कुल एक स्पॉट जो है उनका चेहरा नजर आता है और उनका लहजा भी कभी कभार ऐसा ही होता है। जहां तक बिलावल भुट्टो जरदारी का मामला है तो वो बिल्कुल यंग हैं और उनकी जो स्पीच है और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो कॉन्फिडेंट होती है और उसमें हम ये देख सकते हैं कि वो वक्त की मुनासबत से या सियासी हालात के एतबार से उसमें उतार चढ़ाव लेके आते हैं। तो इसलिए जो मौलाना फजलुर रहमान हैं और बिलावल भुट्टो हैं, इनको मैं बिल्कुल टॉप रेट करता हूँ। जहां तक मरियम नवाज शरीफ का मामला है तो उसमें मुझे ऐसे लगता है कि कई दफा वो ऐसे लगता है कि मसनूई तौर पर जिसको कहते हैं कि वो तकरीर कर रही हैं या उसके अंदर वो जो शाउटिंग होती है या जोशो जज्बा होता है वो ऐसे लगता है कि जैसे वो मसनूई तौर पे बनाया जा रहा है। उसकी वजह ये कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब स्पीच किया करती थी तो उनकी स्पीच शुरू में बिल्कुल सॉफ्ट होती थी, उसके बाद वो आर्गूमेंट्स के साथ साथ अपनी स्पीच को बिल्ड करती थी और फिर उसके एंड में या दरमियान में वो स्पीच के अंदर जो जोशो जज्बा है वो आता था। इसी तरह मियां शहबाज शरीफ के हवाले से भी ऐसे लगता है कि वो माइक गिराना पहले वो करते थे, फिर उन्हें पार्टी रहनुमाओं ने मशवरा दिया कि आप ऐसे ना किया करें। उनका एक एंग्री यंग मैन का एक जो तासुर था वो बाकायदा पार्टी ने उसके ऊपर वर्किंग की और उनको बताया कि ये मुनासिब नहीं है तो आप ऐसे ना किया करें। तो इस तरह से ये जो बड़े सियासी रहनुमा हैं उनकी बात मैंने आप तक की है। जहां तक इमरान खान साहब का मामला है सो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसके अंदर हमें उस तरह से चीजें नजर नहीं आती कि उसमें कोई एहतियात से वो गुफ्तगू करते हो या उनकी बॉडी लैंग्वेज उससे मैच करती हो। इसलिए कई मरतबा तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को या इमरान खान को खुद एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती थी कि इस बात का मतलब ये नहीं था या उस वक्त ये जो बॉडी लैंग्वेज थी या तासुर था वो गलत चला गया है, तो उसे दुरुस्त करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच माजिद, दैट वाज क्वाइट एन ऑब्जर्वेशन। माजिद से बात कर माजिद ने कहा कि जो अभी तक पॉलिटिकल जो बॉडी लैंग्वेज चल रही है उसमें ही वुड रेट बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान ऑन द टॉप, कि इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। और बड़ी सही बात की कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कभी हमने नहीं देखा कि वो अपने जज्बात को उन्होंने कभी बड़ा खुल के इजहार किया हो, तो बड़ा उनका स्मार्ट फेस ही रहता है एंड यू डोंट नो, रियली डोंट नो कि इफ़ इज़ एंग्री और इफ़ इज़ हैप्पी। सो माजिद निज़ामी की हमारे साथ ये ऑब्जर्वेशन आप लोगों ने भी इंजॉय की। चलिए ज़रा हम कुछ एंटरटेनमेंट के हवाले से बात कर लेते हैं। न्यूप्लेक्स सिनेमा कराची ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान भर से जो नौजवान फिल्म मेकर्स हैं उनको इकट्ठे किया और उनकी बनाई हुई फिल्म्स की स्क्रीनिंग की। इन तमाम तो नौजवानों ने बड़ी मेहनत से अपनी फिल्म पे काम किया और आपको मज़े की बात बताऊं, इसमें ज़्यादातर इनफैक्ट जितने भी थे उनकी जो उम्रें थी या तो वो 20 से कम थी या लाइक हार्डली दे वर इन अर्ली 20s। ये जो फिल्म फेस्टिवल था ये 3 दिन तक जारी रहा और इस दौरान आवाम ने ख़ुद इन फिल्मों को देखा भी और उनके हवाले से अपनी पसंदगी का इजहार भी किया। और जैसे भी मैंने आपको बताया भी कि जितने भी फिल्म मेकर्स थे दे वर प्रिटी यंग, काफ़ी यंग भी थे। और इसमें जिन्होंने जज किया इस कंपटीशन को उसमें नदीम बेग थे, जंजबिल आसिम थी और शाबी गुल और सिराजुल हक ने इसमें जो पूरा का इवेंट था इसको जज किया था। एक रिपोर्ट इसके वाले से हमने तैयार की, आपके साथ शेयर करते हैं। नौजवान फिल्म मेकर्स की हौसला अफजाई और उनकी अछूते मौजुआत पर मबनी फिल्मों को दुनिया के सामने लाने के लिए कराची में 3 रोजा फिल्म फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। फेस्टिवल के दौरान पाकिस्तान भर से आने वाले फिल्म मेकर्स ने अपनी तैयार की हुई फिल्में आवाम की अदालत में पेश की। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। कल जब फिल्म एंड हुई है हमारी तो इवन सिनेमा हॉल के अंदर ही लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। एक रीज़न ये भी था कि जो मेरी फिल्म है उसको मैंने शॉर्ट फिल्म की तरह नहीं, फीचर फिल्म की तरह शूट किया है, एक ग्रैंड स्केल पे शूट किया है, साथ में स्टोरी टेलिंग के एलिमेंट्स को भी ध्यान में रखते हुए। इसमें पावर डायनामिक्स की स्ट्रगल है कि कैसी एक गवर्नमेंट, कैसी एक ब्यूरो कहीं पे भी हो सकती है। हम जो है ना फ़लस्तीन की बात करें, हम कहीं पे भी जाएं, हम यही देखते हैं कि एक पावरफुल गवर्नमेंट एक मजलूम के साथ इनजस्टिस कर रही है। तो द फिल्म इज़ ऑल अबाउट दैट। फिल्म फेस्टिवल के दौरान मजमूई तौर पर 18 फिल्में दिखाई गईं, जिनमें वचन, साइलेंस आफ्टर स्टॉर्म, साइको टैक्सी, परवाज दरिशब,
शहर माशूक, वेयर इज माई येलो और रेवाड़ी के नाम काबिल जिक्र हैं। न्यूप्लेक्स फिल्म फेस्टिवल जो है वो यंग एंड इंस्पायरिंग फिल्म मेकर्स के लिए अरेंज किया गया है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा टैलेंट है हमारे पाकिस्तान में, लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो न्यूप्लेक्स ने ये इनिशिएटिव लिया कि जो जितने भी यंग स्टूडेंट्स हैं, जो उनकी जो एज है वो 20s में है, उन सब के लिए उन्होंने ये फेस्टिवल अरेंज किया और उनको एक प्लेटफॉर्म दिया ताकि वो आएँ और आके अपनी फिल्म्स जो हैं वो सबको दिखाएं। नौजवान फिल्म मेकर्स ने समा से बात करते हुए कहा कि अगर मुस्तकबिल में हुकूमत उनकी हौसला अफजाई करे तो वो ऐसी फिल्में बनाने का इरादा रखते हैं जो मुल्क की नेकनामी का बाइस साबित होंगी। एज ए यंग फिल्म मेकर सबसे ज़्यादा मसाइल तो ये होते हैं कि बजट कम होता है, आइडिया बड़ा होता है, और ये होता है कि एक्सपीरियंस किसी को इतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन क्योंकि पैशन है तो फिल्म बहुत अच्छी बन गई। लकीली और भी अच्छी अच्छी फिल्में बनेंगी इंशाल्लाह। मेरी फिल्म बेसिकली मैयत बस के ड्राइवर पर है, और ये कहानी इंस्पिरेशन इसी तरह से मिली कि जब भी हम मैयत बस में जब जा रहे होते हैं तो जो मैयत बस का ड्राइवर होता है उससे भी कभी हमारी मुलाकात नहीं होती, ना कभी हम उसको देखते हैं कौन है वो। तो इंस्पिरेशन यहीं से आई है कि क्या पता जो मैयत है वो गुफ्तगू कर रही हो मैयत बस के ड्राइवर के साथ, तो इसी के अराउंड एक फिक्शनल कहानी है। फिल्म वचन को बेहतरीन फिल्म का एजाज और 1 लाख रुपए का नकद इनाम दिया गया। फिल्म का नाम है वचन, और ये एक वचन के बारे में ही है जिसका मतलब होता है कि एक प्रॉमिस, एक वादा। तो ये फिल्म जो है वो असल में ब्रिटिश काउंसिल का एक प्रोजेक्ट था, उस हवाले से बनी थी, जो कि पाकिस्तान के 75 साल कंप्लीट होने पे थी, पाकिस्तान और इंडिया के सेपरेशन पे। तो इस फिल्म की कहानी भी कुछ वैसी है। इट डील्स विद डिस्प्लेसमेंट, पार्टीशन, और इसी को पूरा करती है ये फिल्म फेस्टिवल के आखिरी रोज बेहतरीन फिल्में तैयार करने वाले फिल्म मेकर्स को बेहतरीन स्क्रीन प्ले, बेहतरीन साउंड डिजाइन, बेहतरीन प्रोडक्शन डिजाइन, बेहतरीन एडिटिंग, बेहतरीन अदाकारा और बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी के शोबों में एजाज़ात दिए गए। नौजवान फिल्म मेकर्स की हौसला अफजाई के लिए फिल्म फेस्टिवल्स का इनेकाद एक काबिल तारीफ कदम है, लेकिन अगर हुकूमत भी इनके सर पर हाथ रखे तो आज के ये पौधे कल के तनावर दरख्त बन सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद जाहिद खान के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। हमारे सीनियर प्रोड्यूसर रेहान अहमद की रिपोर्ट आपने देखी। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सूबा बलूचिस्तान के हवाले से। इस सूबे में वसाइल तो बहुत हैं, लेकिन इस सूबे के मसाइल एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे तालीम का फुकदान है, यहाँ की सेहत के मसाइल हैं, यहाँ पर दहशत गर्दी का जो है थ्रेड हमेशा रहता है। किसी मंसूबे पर काम ना होना ये ना थी बलूचिस्तान की किस्मत, लेकिन अब इस सूबे की किस्मत जाग उठी है। अल्लाह करे ऐसा ही हो, और सालों से महरूमियों का शिकार रहने वाला बलूचिस्तान अब करेगा तरक्की। विजन बलूचिस्तान 2030 प्रोग्राम के तहत सूबे भर में तरक्याती कामों का आगाज़ कर दिया गया है, और इसका मकसद सिर्फ मुस्तहकम बलूचिस्तान है। इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बलूचिस्तान जान अचकज़ई साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जान अचकज़ई साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने सुबह के समा में हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस प्रोग्राम के तहत किन किन मंसूबों पर काम किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं सूबे में जो कि तवज्जो तलब भी हैं और हल तलब भी हैं। देखिए, बलूचिस्तान का बुनियादी मसला जो है वो गवर्नेंस का है, और वो गवर्नेंस का है। सेहत, तालीम, पानी, ये 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें बहुत काम करने की गुंजाइश है। जैसे ही हमने निगरान हुकूमत की हैसियत से टेक ओवर किया, तकरीबन 30 अरब जो है हमने इस मद में यानी जो एलोकेशन हुई थी, हमने फोकस किया कि हम गैर सियासी स्कीमों में इनको इन्वेस्ट करें, और लोगों को ये पता चले कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बुनियादी फैसिलिटीज़ हैं एक हुकूमत और रियासत की हैसियत से वो हम इंश्योर करें। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। यहाँ पे गोस्ट स्कूल्स हैं, यहाँ पे लोग ड्यूटियाँ नहीं देते हैं, डॉक्टर्स नहीं आते हैं। तो मजमूई तौर पे चौथा जो सबसे बड़ा मसला है वो करप्शन का है। करप्शन एक ऐसी बीमारी है जो हमारे DNA में घुस चुकी है, और इसके खिलाफ जो है हम सबको एज सोसाइटी जिहाद करनी चाहिए। बाकी जो दहशतगर्दी है वो एक चैलेंज है, लेकिन वो एक माइनर चैलेंज है।
अच्छा, मुझे बताएं, हम 2022 में हमने देखा था कि एक बहुत बड़ी कुदरती आफत जिसने पाकिस्तान को हिट किया था बारिशों की सूरत में, उसमें सबसे ज़्यादा जो सफ़र किया था वो बलूचिस्तान ने किया था। मैं स्पेसिफिकली कोयटा के लोगों के बारे से बात भी करूं तो लोग अपने घरों से दरबदर भी हो गए थे और बड़ा मसला था लोगों को। एक तो पानी में डूबा हुआ शहर और उसके बाद वहाँ पर फिर किस तरीके से पानी में जो हमने देखा कि कीड़े, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई थी, इवन कि सांप वगैरह भी आ गए थे। लोगों को जो इमदादी सामान है वो तक नहीं पहुंच पाता था। तो इस तरीके से आप कैसे ये इंश्योर करेंगे कि खुदा ना खासा अगर कोई ऐसी कुदरती आफत आती है, कोई ऐसी बारिश आती है, तो आप अपने शहर को ना सिर्फ सिक्योर करेंगे बल्कि अगर कहीं से इमदादी सामान आ रहा है तो यू विल इंश्योर कि उन तक पहुंचे, क्योंकि नहीं पहुंच पाया था। जिस तरह मैंने इशारा किया, करप्शन बिल्कुल हमारे तमाम डीएनए में घुस चुकी है, जिसमें बुनियादी इमदादी सामान में भी माजी में बहुत सी शिकायतें हमारे सामने आई हैं। गवर्नेंस का मैंने इशारा किया, क्योंकि जो इस वक्त वर्ल्ड बैंक एडीपी से जो फंड बिलखसूस सैलाब के हवाले से आया है वो तकरीबन 35% से ज़्यादा सिंध में खर्च हो चुका है, लेकिन बलूचिस्तान में अभी तक उसकी डिस्बर्समेंट शुरू नहीं हुई, जिसमें एक वजह ये कि हमारी जो ब्यूरोक्रेटिक ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी है वो अंडर कैपेसिटी है, जो हमें अनलॉक करना चाहिए था। फेडरल गवर्नमेंट के रिसोर्सेज बहुत कम हैं, सूबाई गवर्नमेंट के ना होने के बराबर हैं, लेकिन जो डोनर फंडिंग है वो यहाँ पे सबसे बड़ा अडल ये है कि हम उनको अभी तक जो है वो स्ट्रीमलाइन नहीं कर सके बदकिस्मती से। और आज भी जो हमारे पास डोनर्स हैं वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं क्योंकि हम टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं और फिर उनका टाइमलाइन उनको एक्सटेंड करना पड़ता है, फिर इंटरेस्ट देना पड़ता है, उनको भी चैलेंज होता है और हमारे लिए भी। फिर वो कहते हैं कि जी कन्वीनियंटली हम पंजाब जाएंगे, हम सिंध जाएंगे, क्योंकि वहां पे ब्यूरोक्रेटिक जो स्ट्रीमलाइनिंग है वो अच्छी है। तो ये भी गवर्नेंस के साथ जुड़ा हुआ है और ये एक मीडियम टर्म इसके लिए एक सोल्यूशन चाहिए कि हम अपनी इस कैपेसिटी को रिफॉर्म करें। कहने का मकसद ये कि आप गवर्नमेंट के बगैर कोई भी कुछ नहीं कर। बिल्कुल सही बात। और अच्छा साहब, एक बात जो सबसे ज्यादा जिस पे प्रॉब्लम है वो ये है कि बलूचिस्तान के लोगों को बहुत अरसे से सेहत की जो अच्छी सहूलतें हैं वो मुयसर ही नहीं है। थैलेसीमिया तक के जो पेशेंट्स हैं बच्चे, वो भी बलूचिस्तान से बाहर निकल के कराची तक आके अपना इलाज करा रहे होते हैं। ये मैं आपको एक मर्ज बता रही हूँ कि थैलेसीमिया से नहीं वो नमत आजमा हो रहे, तो बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ों में हम देख रहे होते हैं कि बलूचिस्तान से लोग आ रहे होते हैं। हाउ वुड बी मेक श्योर कि हम बलूचिस्तान में इतने अच्छे अस्पताल बना देंगे कि दुनिया से लोग बलूचिस्तान में जाएं? अच्छा, इसका सोल्यूशन हमने दुनिया में छोड़कर पाकिस्तान से लोग चले सेहत कार्ड, जी हमने एक सेहत कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें हर फैमिली के पास उसका कवरेज 10 लाख रुपए है। यानी कोई भी गरीब मिडिल क्लास जो भी है वो पाकिस्तान के 1400 हॉस्पिटल्स में, जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी शामिल है, स्टेट ऑफ द आर्ट, वहां पे जाके अपना इलाज करा सकता है और ये 10 लाख तक स्पेंड कर सकता है। और हमारा टारगेट यही है कि हम इसकी कवरेज को और एक्सटेंड करें और ये बलूचिस्तान के हर शनाख्ती कार्ड होल्डर को ये फैसिलिटी है। अब हमारे पास टाइम नहीं है कि हम हॉस्पिटल्स को रिफॉर्म करें, ना ये टाइम है कि हम ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स लाएं, लेकिन सेहत कार्ड एक माइलस्टोन हमारे लिए कामयाबी का एक बहुत ही बड़ा संगमील और कारनामा है जो इस गवर्नमेंट ने किया। मैं गवर्नमेंट को फ्लैग इसलिए नहीं करना चाहता कि कोई इसको पब्लिसिटी लगे, लेकिन सेहत कार्ड एक इमीडिएट सोल्यूशन है जो इन लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और इसमें मैं इस फखरिया अंदाज में कह सकता हूं कि ये एक ऐसा काम है जो हमने डिलीवर किया है, क्योंकि बाकी सूबों में जो है वो हेल्थ सेहत कार्ड पूरे पाकिस्तान भर में चल सकता है, क्योंकि देखिए सेहत कार्ड तो आ गया लेकिन अगर अस्पतालों में सहूलियात ही मुयस्सर ना हो तो फिर इंसान क्या करेगा? ऑफ कोर्स देन यू हैव टू ट्रैवल टू द अदर प्रोविंसेस। जी, हमने प्राइवेट सेक्टर को इसमें इन्वॉल्व किया है, जो स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स है पूरे मुल्क में, जिसमें आगा खान भी शामिल है, कराची में बाकी हॉस्पिटल्स भी शामिल है, वहां पे जाके आम गरीब आदमी इस कवरेज को इस्तेमाल कर सकता है, जो एक बड़ी कामयाबी है क्योंकि हमने प्राइवेट सेक्टर को इन किया है। दैट इज द मेन पॉइंट। ये बहुत अच्छी बात आपने की, थैंक यू सो मच जी। जान अचकज़ई साहब हमारे साथ मौजूद थे और एक और सेगमेंट हमें आपके साथ चाहिए ताकि हम बलूचिस्तान के अवाम के हवाले से मजीद बात कर सकें। बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे साथ मौजूद थे। और अब वक्त हो चुके हैं जनाब 11:15। इट्स टाइम टू चेक कि हमारे स्टॉक मार्केट की क्या सूरत हाल है, तो उसके लिए रुख करते हैं स्टॉक मार्केट की जानिब और हम देख रहे हैं कि इंतखाबी सियासत में उतार चढ़ाव से गुज़िश्ता रोज़ स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान मंदी में बदल गया था। 100 इंडेक्स 368 पॉइंट्स गिरकर 64,269 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। नुमाइंदा समा सैयद रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या तफसीलात हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। क्या सिचुएशन है आज स्टॉक मार्केट में?
बढ़िया स्टॉक मार्केट में हमने कल भी जो है देखा कि मंदी का रुझान था। एक मौके पर कल स्टॉक मार्केट बड़ी अच्छी हुई थी, 65,000 पॉइंट्स का हद भी हुई थी, 500 पॉइंट्स का इजाफा हुआ था, लेकिन उसको बरकरार नहीं रख सकी थी, फेलिंग प्रेशर आया मार्केट में। उसके बाद जो है मार्केट का जो कारोबार का अख्ताम हुआ मंदी पर हुआ 359 पॉइंट की। आज भी मार्केट में जो है वो सुबह ही से मंदी का रुझान देखा जा रहा है। एक मौके पर मार्केट जो है वो 500 से ज़ायद पॉइंट माइनस भी हो गई और मार्केट ने जो है वो 64,000 पॉइंट्स का जो सतह है उसको भी बरकरार नहीं रख सकी मार्केट। तो मार्केट पे सेलिंग प्रेशर है, सरमायाकार मोहतात है, ये सियासी उतार चढ़ाव है, इंतखाबी सियासत के हवाले से आप कह लें, इसका बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है मार्केट के ऊपर। और जो चीज़ें बहुत अरसे से मटेरियलाइज नहीं हो पा रही हैं वो भी एक मार्केट के लिए अच्छा नहीं समझा जा रहा, क्योंकि बहुत लोगों को इंतज़ार है कि OGDC और PPL के बड़े शेयर्स आते हैं, जो बड़े वेटेज वाले शेयर्स हैं मार्केट में, ब्लू चिप्स, इनके डिविडेंड जो है वो क्या कहते हैं, खबरें थी कि ये डिविडेंड आएंगे, लेकिन वो अभी तक कोई खबर नहीं आ सकी इस हवाले से। फिर ये है कि ये जो मैंने आपको बताया कि जो सियासी उतार चढ़ाव है ये मार्केट को बहुत मुतासिर कर रहा है। ये अब मालियाती इदारे नए साल के आगाज़ से इस चीज़ को जो है वो वॉच कर रहे हैं कि मार्केट में कब जाके ये सूरत हाल मुल्क में ठीक होती है, इंतखाबात हो जाते हैं, नई गवर्नमेंट फॉर्म होती है और उसकी क्या स्ट्रेटेजी बनती है माशी मुश्किलात पर काबू पाने के हवाले से। तो ये है वो सूरत हाल जो मार्केट को इस वक्त डल रखे हुए है। और हम मार्केट को 65,000 पे देखते हैं कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ जाता है और आज तो मार्केट ने 64,000 पॉइंट्स का सतह भी खो दी है। जी मदिया। ओह चले, बहुत शुक्रिया जी। मार्केट बहुत डल चल रही है, वो इस वजह से देखने के जो हमारी सियासी जो हैपनिंग चल रही है उसका बड़ा किरदार है इन तमाम चीज़ों में। सैयद रिजवान अल्लाह हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं बात करूंगी कैसे मसले के हवाले से जो कि पूरे मुल्क का एक मसला है, और ये एक ऐसा मसला है जिसकी वजह से हम तमाम तर पाकिस्तानियों को हजीमत का सामना करना पड़ता है। मैं बात कर रही हूँ पोलियो के हवाले से। पूरी दुनिया पोलियो से छुटकारा हासिल कर चुकी है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ये दो ऐसे ममालिक हैं जो कि अभी तक पोलियो की इस, अगर मैं इसको लानत भी बोलूँगी ना तो ये लफ्ज़ जो है मुझे लगता है शायद सही जस्टिफाई कर सकेगा कि मैं इस वक्त कौन से इमोशन से गुजर रही हूँ। हम अपने बच्चों को 2 बूंद पोलियो के कतरे नहीं पिलाते, लेकिन उस बच्चे के लिए सारी उम्र की माजूरी जो है वो ख़रीद लेते हैं। पूरी दुनिया, आप सोचें, वो भी ममालिक जहाँ पर कहत साली है, उन्होंने भी खुद को पोलियो से पाक कर लिया है, लेकिन जहाँ पर पोलियो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लग रहा था पिछले साल के अगर पोलियो के केसेस कम आने लग गए तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ। यानी कि मैं 2022 की बात करूँ, हमें लग रहा था एक लेवल पे कि शायद हाँ हम बेहतर हो गए, लेकिन ऐसा नहीं था। करंट सिचुएशन क्या है, क्योंकि देखिए अभी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम जो है ये जारी है, और जो पहला मरहला है वो तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन जो दूसरा मरहला है वो लकी मरवत और जनूबी वज़ीरिस्तान में जारी है। 19 जनवरी तक जारी रहेगा। और यहाँ पर आपको पता है कि सिक्योरिटी भी कितना बड़ा इशू है। ये पोलियो वर्कर्स अपनी जान पे खेल कर कोशिश करते हैं कि आपके बच्चों को माजूरी से बचा सकें। करंट सिचुएशन क्या है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन की सोशल सेक्रेटरी डॉक्टर दुर्र शहवार हुसैन साहिबा, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दुर्र शहवार एंड वेलकम टू सुबह का समा। दुर्र शहवार, अगर हम करंटली बात करें हमारे मुल्क में जो पोलियो केसेस उनके हवाले से, तो क्या सिचुएशन है? एंड पहले हम 2022 में ऐसा लग रहा था कि हम शायद जा रहे हैं बिल्कुल इसकी कंप्लीट इरेडिकेशन की जानिब, बट 2023 ने हमें गलत साबित कर दिया। बिल्कुल 2021 से लेकर 2022 तक हमारे पास कोई भी पोलियो का केस रिपोर्ट नहीं हुआ था, तो हम थोड़ा मुतमईन थे कि शायद 3 साल तक अगर आपके पास एक भी पोलियो केस ना हो और आपका जो वाइल्ड सैंपल है उसमें पोलियो वायरस ना डिटेक्ट हो, तो एक मुल्क को हम जो है वो पोलियो फ्री कहते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जहाँ पे पोलियो के केसेस पाए जा रहे हैं। अच्छा, पोलियो की पहले 3 इकसाम थी, अल्हम्दुलिल्लाह 2 इकसाम बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं पूरी दुनिया से। एक टाइप है जो मौजूद है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाई जा रही है। अगर हम देखा जाए 2023 की अगर बात करें तो उस वक्त हमारे पास जो है वो 6 केसेस रिपोर्ट हुए हैं अनफॉर्चुनेटली, जिसमें से 2 हमारे कराची में से हैं, 3 बनू में से और 1 उरकजई से है। तो अगर हम देखा जाए तो इस वक्त जो है हम अपने ही शहर में जो है वो पोलियो वायरस पाया जा रहा है। जहाँ तक हम बात करते हैं पोलियो मुहिम की, तो अगर देखा जाए तो कवरेज जो है वो 63% हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। 63% केसेस ऐसे हैं जब भी हम पोलियो कैंपेन कराते हैं तो 63% आवाम हमारी पोलियो के ड्रॉप्स पीती है, लेकिन रिमेनिंग
जो हमारे 37% है वो अभी भी रिफ्यूज़ल है। तो इट्स मतलब अगर हम केसेस के हिसाब से देखा जाए तो ये बड़ी अमाउंट है जो रिफ्यूज़ल अभी भी मौजूद है। अगर ये रिफ्यूज़ल ख़त्म हो और हर दफ़ा हर पेरेंट्स अपने बच्चों को अगर पोलियो ड्रॉप्स पिलाएं, वही वाली बात है, 2 कतरे हैं, बिल्कुल जिसको हम कहते हैं सेफ तरीन वैक्सीन है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कोई जैसे लोगों को लगता है कि जैसे वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट होता है, फीवर होगा, बुखार होगा, साइट ऑफ इंजेक्शन पे पेन होता है, पोलियो वायरस तो सबसे सेफ और सबसे हार्मलेस वैक्सीन है, कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स पे नहीं होते। लेकिन अभी आपने जैसे बात की ना रिफ्यूज़ल है 37%, मुझे इस रिफ्यूज़ल के बारे से बताएं, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं जब पोलियो वर्कर्स घर घर जाके दस्तक दे के बेल बजा के पूछते हैं कि आपके घर कोई 5 साल से कम उम्र का बच्चा तो नहीं है, जो भी लोग इतना अजीब बिहेव क्यों करते हैं। मुझे ये ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कोई मांगने आ गया उनसे, और ये तो बल्कि आपका फ्यूचर सिक्योर बनाने के लिए आए हैं। बिल्कुल, यही हम लोग भी यही समझाते हैं लोगों को, पेरेंट्स को, कि आपके बच्चे के फ्यूचर को देखें। अगर बच्चे को 2 कतरे नहीं मिलेंगे और जिस्मानी माजूरी होगी तो वो लाइफ टाइम है। रिफ्यूज़ल का थोड़ा सा अगर हम देखा जाए तो हमारे बहुत से मिथ्स चलते आ रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इतनी काउंसलिंग की वजह से हमारे साथ उलमा के बोर्ड हमारे साथ शामिल हो गए, डॉक्टर्स हम लोग सारे मिलकर प्लेटफॉर्म में करते हैं। जो हमारे पोलियो वर्कर्स हैं, लोगों को लगता है शायद पोलियो वर्कर्स ऐसे उठते हैं और ड्रॉप्स पिला देते हैं। अब यकीन करें, जब पोलियो कैंपेन आती है ना, जैसे इस साल हमने शुरू हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह साल का स्टार्ट ही हम लोगों ने पोलियो कैंपेन से शुरू किया है, जो 8 जनवरी से शुरू हुआ, ये इंशाल्लाह 19 जनवरी तक 2 हिस्सों में हुआ है। तो पूरी कैंपेन के लिए हमें एक पूरी प्लेटफॉर्म बनता है जिसमें हमारे डॉक्टर्स का होता है, PPA का पोल होता है, इवन हमारे जो अपनी गवर्नमेंट के लेवल्स पे हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के बंदे हैं वो होते हैं। हम पोलियो वर्कर्स को पूरा ट्रेन कर रहे होते हैं, उनकी पूरी ट्रेनिंग होती है कि किस तरह मार्क लगाना है, किस तरह कतरे पिलाने हैं, अब मुंह पे टच ना करे, पूरी ट्रेनिंग हो रही होती है। लोगों को लगता है कि शायद कोई भी बंदा चल के और ये पोलियो वर्कर बन गया, और लोगों को ये पता नहीं क्यों ये लगता है कि ये जो पोलियो के कतरे हैं पिलाने की एक साजिश है, वो ये कि आपकी नस्ल खत्म करना चाहते हैं। मैंने भी पोलियो के कतरे पिए हुए हैं माशाल्लाह से, मैं साहिब औलाद भी, और लोग आई एम श्योर आपने पोलियो के कतरे पिए हुए। और उसका एक और आपका मध्य बहुत अच्छा जवाब दूं, अगर ये हो रहा होता तो अभी तक हमारा फर्टिलिटी रेट क्या है? एग्जैक्टली हमारा फर्टिलिटी रेट देख लीजिए। अगर पोलियो के ड्रॉप्स आपको इनफर्टाइल कर रहे होते तो फर्टिलिटी रेट आपको रिड्यूस होना चाहिए था। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फर्टिलिटी रेट में तो कोई रिडक्शन हमारे नहीं आई है। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान 2023 में जो मरदमशुमारी हुई है वो तकरीबन 24 करोड़ और मेरे 15-17 लाख आई है। तो अब यहाँ पे देख लें आबादी हमारी कहीं पे खत्म नहीं हो रही, तो चीजें हमारी ठीक ठाक चल रही है। जी बिल्कुल। और पोलियो ड्रॉप्स पिलाने से फायदा ही होगा कि जैसे बहुत से लोगों का एक मिथ ये भी है कि हम रूटीन वैक्सीन करा रहे हैं तो भी क्या पिलाएं, या पोलियो वर्कर्स आते हैं। देखिए जब भी बच्चे की कैंपेन आएगी, देखिए कैंपेन्स आती है मॉपिंग करने के लिए, किसी भी एरिया में अगर हमें वायरस डिटेक्ट लग रहा है तो हमें लगता है कि वहाँ पे मॉपिंग सिस्टम है, वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा डोज देनी पड़ती है। जो बच्चे की रूटीन वैक्सीनेशन है वो तो चलेगी, चाहे वो पहले आ चुकी हो या आने वाली हो। अगर बीच में कोई भी कैंपेन आ रही है तो आप जरूर से पेरेंट्स से हमारी रिक्वेस्ट यही है कि वो ड्रॉप्स पिलाएं। अगर उनको ये लगता है कि पोलियो वर्कर्स नहीं है तो जहाँ पे मुख्तलिफ जगह कैंप्स लग जाते हैं, अब तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी लगते हैं, हॉस्पिटल्स के वैक्सीनेशन सेंटर्स में, स्कूल्स में बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं। बिल्कुल। और आप कहीं ना कहीं से आप बच्चों को अब जो लगे सेफ एरिया आप वहाँ से पोलियो के ड्रॉप्स पिलाना है। हमारा मकसद ये कि हर बच्चे को हर दफ़ा पोलियो के ड्रॉप्स 5 साल से पहले मिलना है, और इसमें कोई पैसे भी नहीं लगने आपके, फ्री की एब्सोल्युटली फ्री है। आपके बच्चे का इतना महंगा, आपका इतना महंगा मुस्तकबिल जो है इसको पाए जाने से बचा रहे हैं। सिर्फ 2 बूंद पोलियो के कतरे अपने बच्चों को खुदारा ज़रूर पिलाएं, और जब ये पोलियो वर्कर्स आपके पास आते हैं तो उनको पानी ज़रूर पूछें और उनसे अच्छे तरीके से आप जो है वो सलूक रखें। यूजुअली ख़वातीन आती हैं, उनको देखते हैं तो वो एक अपना काम कर रही हैं और ये बहुत बड़ा कौमी फरीज़ा वो सर अंजाम दे रही हैं। दुरुशवार मैं चाहूँगी कि आप लोगों से कुछ मेरे पास टाइम मुख्तसर है, कुछ कहना चाहें तो प्लीज़ वो कैमरा आपका है। एज अ पीडियाट्रिशियन, एज अ सोशल सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन, मेरी आप सब लोगों से यही दरख्वास्त है कि हर बच्चे को जो 5 साल से पहले है, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को, चाहे उसकी वैक्सीन हो चुकी हो, वैक्सीन होने वाली हो, या वैक्सीन उसकी रूटीन इम्यूनाइजेशन चल रही हो, लेकिन जब भी पोलियो की कैंपेन आए तो आप अपने बच्चों को 2 कतरे पोलियो के ज़रूर पिलाएं। ये एक ऐसी बीमारी है जो बच्चे को ज़िंदगी भर की माजूरी देती है। अपने बच्चों को जिस्मानी माजूरी से और इसका फ्यूचर बचाने के लिए इसको हमेशा पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। सो मैं डॉक्टर दुरुशवार हमारे साथ मौजूद थी। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और अब बात करते हैं हम अपने वतन अजीज़ के हवाले से जिसको कई मुश्किलात दरपेश हैं, और सबसे बड़ी जो मुश्किल जो इस वक्त नज़र आ रही वो ये कि हमारी पॉपुलेशन इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जहां आबादी की शरह में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, और 2023 की अगर मैं बात करूं उसकी मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी 24 करोड़ 18 लाख से ज़ायद है। पाकिस्तान की आबादी में हर 8 सेकंड बाद एक बच्चा पैदा हो रहा है,
और मुल्क की आबादी 2.5% के हिसाब से बढ़ रही है। एक जानिब आबादी का तेज़ी से बढ़ना, दूसरी जानिब वसाइल का तेज़ी से घटना, ये काफ़ी तशवीशनाक बात है। इसकी कई मिसालें भी मौजूद हैं। चंद आपको बताती हूँ कि सबसे बड़ा मसला तो हमारे पास पानी का है, इसके बाद खुराक की कमी, सेहत, तालीम, तेल, गैस के ज़खायर में कमी, ये बुनियादी मसाइल हैं। अगर आबादी को कंट्रोल ना किया गया तो कुछ सालों बाद सूरत हाल मज़ीद संगीन हो जाएगी और ये समझ में नहीं आएगा कि भाई इतनी ज़्यादा आबादी और वसाइल हमारे कम। अब आप सोचें, एक घर में कमाने वाला जो है वो तकरीबन जो कमाता है उस कमाई में 2 बच्चों का मुस्तकबिल वो संवार सकता है, उनको अच्छा खाना खिला सकता है, अच्छी तालीम दिलवा सकता है, उनकी सेहत का ख्याल रख सकता है। अब उस लिमिटेड आमदनी में अगर उस घर के बच्चे 2 नहीं 12 हुए तो फिर वो कैसे काम कर सकेगा? वो हर बच्चे का कैसे ख्याल रख सकेगा? इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ओवर पॉपुलेशन एक्सपर्ट डॉक्टर साइमा। पाकिस्तान में पॉपुलेशन काफ़ी ओवर होगी तो इससे मैंने ओवर बोला, बट शी इज़ अ पॉपुलेशन एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम साइमा एंड वेलकम टू सुबह का समा। साइमा, सबसे पहले तो ये बताएं, मैं तो अपने बचपन से देख रही हूँ कि इश्तिहार आते थे कि बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन लोगों को भी वो बात समझ में नहीं आई और हम देख रहे हैं कि हमारी आबादी दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है। सो क्या बड़ी रीज़न है इसकी? थैंक यू सो मच मदिया फॉर हैविंग मी। और जैसे कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि पाकिस्तान की आबादी बहुत तेज़ रफ्तारी से बढ़ रही है, और अगर हम खित्ते के दूसरे ममालिक को देखते हैं जैसे कि इंडिया या बांग्लादेश, तो वो हमसे कई ज़्यादा आगे हैं। अगर हम बांग्लादेश जो हमारे से 30 साल बाद आज़ाद हुआ था इन 1970, तो उसकी जो इस टाइम आबादी के बढ़ने की शरह रफ्तार है वो 1.1% है, जबकि पाकिस्तान 2.5% के हिसाब से बढ़ रहा है। तो बहुत सारे और अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान दुनिया में इस टाइम 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, और अगर इसी रफ्तार से हम बढ़ते रहे तो हम बहुत जल्दी जो है हमारी पॉपुलेशन डबल हो जाएगी, जबकि बाकी ममालिक में आबादी के डबल होने की जो रफ्तार है वो 58 ईयर्स है, जबकि पाकिस्तान में हर ऑन एवरेज एवरी 30 ईयर्स पॉपुलेशन इज़ डबलिंग। तो इसमें जो सबसे बड़ा रीज़न है वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आबादी के बढ़ने में, जिसमें आप देखेंगे हमारी जो वुमेन एजुकेशन है वो बहुत कम है। इस टाइम हमारे 20 मिलियन से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा रहे, और जब इसमें हम बच्चियों की देखते हैं प्रोपोर्शन, तो सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल्स आर नॉट गोइंग टू स्कूल, दे आर आउट ऑफ स्कूल। इसी तरह से अगर हम देखते हैं तो हमारा जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था, ठीक है, जिस तरह आपने बात की कि हम अपने बचपन में बहुत सारे वो इश्तिहारात देखा करते थे जिसमें होता था बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन ओवर टाइम जो है सक्सेसिव गवर्नमेंट्स जो आई तो हर गवर्नमेंट जो है वो एक नई पॉलिसी लेके आती है, उन पॉलिसीज़ को कंटिन्यू नहीं किया जाता, तो पॉलिसीज़ की जो डिसकंटिन्यूटी है वो उसने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो एक तरह से आपको पॉलिटिकल विल आपको नज़र नहीं आती इस आबादी के जो इतनी तेज़ रफ्तारी से आबादी बढ़ रही है कि कैसे। एंड वेरी अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साइमा, हमने सुना भी नहीं कि हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडरान अपनी जो इलेक्शन कैंपेन भी चला रहे हैं उसमें भी कोई पॉपुलेशन कंट्रोल के हवाले से बात भी करे। खैर वो तो कहीं इनके एजेंडा में नज़र ही नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है। लेकिन आपने बात की बांग्लादेश के हवाले से, तो बांग्लादेश की सूरत हाल बेहतर इसलिए हुई क्योंकि वहाँ पर उन्होंने क्लेरिक्स को इन्वॉल्व करना शुरू किया, वहाँ पर उलमा दीन ने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया। आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ कौन ऐसा बड़ा किरदार अदा कर सकता है? देखिए, हम डॉक्टर्स बात करें, टेलीविज़न पे हम लोग बात करें, लेकिन जब हमारा यही इतना बड़ा सेक्टर अगर हमारे मसाजिद के मेंबरों से इस हवाले से बात ना की जाए, तो आपको लगता है कि पूरी जो कोशिश है ये कहीं ना कहीं इफेक्टिव ठहरेगी? अच्छा मदिया, नो डाउट रिलीजन प्लेज अ वेरी बिग रोल, ठीक है, लेकिन ओवर टाइम हम ये देख रहे हैं, जो हमारी रिसर्च शो कर रही है कि रिलीजन जब इस बात आती है बच्चों की, तो रिलीजन का जो इन्फ्लुएंस है वो कम होता जा रहा है, बिकॉज आबादी या बच्चे पैदा करना ये एक इंडिविजुअल कपल का डिसीजन होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप बांग्लादेश को देखते हैं तो नो डाउट उन्होंने जो अपना फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जब लॉन्च किया तो वो बहुत हॉलिस्टिक था, उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स को लेके आए, लेकिन उसमें 2 और बड़ी चीज़ें थी जो कि जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। वो ये था कि उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट की, उन्होंने जो खवातीन थी उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की, उसके साथ साथ उन्होंने जो फैमिली प्लानिंग थी उसकी एक्सेस रेडली अवेलेबल कर दी, ठीक है। हम देखें तो हमारे यहाँ पे आपको देखेंगे जो वुमेन की एंट्री इनटू लेबर फोर्स है, हमारी सिर्फ 20% खवातीन इस टाइम
कोई किसी किस्म की जॉब कर रही है, ठीक है। और उसमें अच्छी बात की, और ये शायद नुक्ता मैं भी कभी नहीं समझ सकी कि हमारी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए विमेन एम्पावरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। Yes, women are the missing component in our population policy. पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी में जो सबसे मिसिंग कंपोनेंट है वो हमारी वुमेन्स हैं। देखिए, एक तो वो शुरू से ही डिसएडवांटेज होती हैं कि जब बच्चे को स्कूल में दाखिल कराने की बारी आती है तो हम कहते हैं कि पहले हम बेटे को दाखिल करा दें, बेटी को बाद में कराएंगे। उसके अलावा फिर क्या होता है कि जब वो बच्ची स्कूल नहीं जा रही, उसके अलावा हमारे यहाँ पे अर्ली मैरिजेस का, कि छोटी उम्र में बच्चियों की शादी हो जाती है। आप देखें कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक 16 साल की उम्र में एक लीगल मैरिज कंसिडर होती है, ठीक है। तो जबकि जो रिसर्च है या यूएन हमें बताता है कि कम अज़ कम शादी की जो उम्र है वो 18 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे छोटी उम्र में बच्चियों की शादियों का रुझान भी बहुत ज़्यादा है। जब बच्चियाँ जल्दी शादी हो जाती हैं तो उनका जो उनके डिसीजन मेकिंग, क्योंकि वो उन्होंने एजुकेशन भी पूरी नहीं ली होती, उनके पास कोई ऐसा स्किल नहीं होती कि वो रोज़गार अपने लिए कोई ले सकें, वो डोमेस्टिक अब्यूज़ का भी शिकार होती हैं, ठीक है। और उनके पास वो डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती कि वो जो है अपने डिसाइड कर सके कि उन्हें अपना फैमिली साइज कितना रखना है, ठीक है। उन्होंने 2 बच्चे करने हैं, 4 बच्चे करने हैं। आपने बहुत अच्छी बात की, और मोहम्मद तौहीद साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद तौहीद साहब, आपके टाइम का भी। डॉक्टर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। एक तो ख़वातीन को एम्पावर करने की बात की कि अगर ख़वातीन हमारी एम्पावर्ड हों तो चीज़ें बहुत हद तक, अगर मैं पॉपुलेशन कंट्रोल के वाले से बात करूँ, बहुत हद तक। साथ में ये बात उन्होंने एग्जाम्पल दी थी बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में तो एक बहुत बड़ा किरदार वहाँ के क्लेरिक्स का है, वहाँ के उलमाए दीन का है कि उन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। उन्होंने दर्स दिए लोगों को, उन्होंने मेंबरों का इस्तेमाल किया। क्या इन 2 चीज़ों में आपको लगता है कि पाकिस्तान में काम हो भी रहा है? चले जी, तौहीद साहब इज नॉट विद अस। फिर हम साइमा से दोबारा बात कर लेते हैं। सर साइमा, ये आपको लगता है कि अभी हम कहीं पे सोच भी रहे हैं दैट वी हैव टू एंगेज आवर वुमेन एंड वी हैव टू एंगेज आवर क्लेरिक्स विद अस, हमें अपने उलमा दीन को इन्वॉल्व करना है। और जैसे भी आपसे पहले मैं पोलियो मुहिम के बारे से बात भी करी थी, और उसमें भी ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने मसाजिद के मेंबरों को, हमें अपने जुमे के खुतबों में इस हवाले से बात करनी चाहिए। तो आपको भी लगता है कि हमें भी इस तरीके से, चाहे वो मसाजिद के मेंबर हों, जुमे के खुतबों हों, उस वहाँ पर ये बात करनी चाहिए कि हमारी कम से कम पॉपुलेशन हो ताकि हमारे वसाइल जो हैं वो बेहतर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकें? जी बिल्कुल मदिया, आई टोटली एग्री विद यू। और ये सबसे बड़ा, देखें, एक हमारी रिसोर्स है, क्योंकि हर गली मोहल्ले में आपको एक मस्जिद नज़र आती है, ठीक है। और जब हम उलमाए दीन से बात करते हैं तो वो इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड करते हैं कि जी हमें आबादी के ऊपर हमें ख़ानदानी वसाइल के बारे में बात करनी चाहिए कि आप अपनी जो फैमिली साइज़ है वो उसके मुताबिक रखें जितने आपके रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो बहुत सारे जो उलमाए दीन हैं उनके साथ हम वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ सिटिंग्स करते हैं जिसमें वो हमारे नैरेटिव को बाय भी करते हैं, ठीक है। लेकिन असल जो चीज़ है वो ये है कि गली मोहल्ले की सतह तक पहुंचना और उन उलमाए किराम को भी इस डिबेट के अंदर इस लेके आना और उनको बताना कि आप अपने जो जुम्मा के मोस्टली, क्योंकि जुम्मे के दिन आप देखें कि इज्तिमा बहुत बड़ा होता है, तो उस खुतबे के अंदर आप इसकी अहमियत को वाज़ह करें। और इसकी अहमियत को वाज़ह इस तरह से करें कि ये नहीं कि आप बच्चे 2 ही करें, बल्कि इसको इस तरह से वाज़ह करें कि जैसे जैसे आपका ख़ानदान बढ़ता जाएगा तो आपकी बच्चे की और माँ की सेहत अफेक्ट होगी। तो जब हम नैरेटिव जो है बच्चे और माँ की सेहत और उनकी एजुकेशन और उनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टिव की तरफ लेके आएंगे तो आई थिंक वो ज़्यादा मीनिंगफुल होगा। सिर्फ ये कहना कि नहीं आप सिर्फ 2 ही बच्चे करें, 2 से ज़्यादा नहीं करें, तो शायद इतनी समझ नहीं आएगी। तो हमें थोड़ा सा अपना नैरेटिव, जो कि अब हमने पॉपुलेशन काउंसिल में भी बड़ा हमने इस पर काम किया, हमने तवाज़ुन का नैरेटिव लेके आए हैं। क्योंकि जो एक था ना कि बच्चे सिर्फ आपने 2 ही करने, तो वो बड़ा बैकफायर हुआ, ठीक है। तो हम अब उनको जो तवाज़ुन का नया नैरेटिव है वो ये कहता है कि आप अपना जो ख़ानदानी अपने वसाइल को देख के आप अपने ख़ानदान की मैनेजमेंट करें, ठीक है। और जिसमें हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं बच्चे, माँ की सेहत और एजुकेशन के ऊपर। जी सही, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साइमा बशीर हमारे साथ मौजूद थी। उन्होंने इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स यहाँ पर रेज किए हैं कि
क्या कुछ किया जाना चाहिए? आई एम श्योर कि हुकूमत जो है वो इस हवाले से काम करे और ताकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो किसी तरीके से कंट्रोल हो। पॉपुलेशन कंट्रोल हो तो वसाइल की सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन भी मुमकिन हो पाएगी। अब आपको ज़रा याद दिलाते हैं कि हमने आपकी मुलाकात करवाई थी नौजवान स्टार्स से और बैंड के हमारे साथ सिंगर्स यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने आए यहाँ पे गाने भी गाए। उनके बेसिकली जो गाने हैं वो सोशल मीडिया पर उन्होंने काफ़ी धूम मचाई हुई है और उनके गाने को सोशल मीडिया पर अब तक लाखों बार देखा जा चुका है, बल्कि लाखों बार क्या मतलब जस्ट 100 of millions people have ऑलरेडी वॉच्ड इट। मतलब काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग उनको मोहब्बत भी करें, उनको सराह भी रहे हैं। और मैं आपको ज़रा शो का क्लिप दिखाती हूँ। वो हमारे शो पर आए थे और उन्होंने एक सरप्राइज़ के हवाले से बात किया था। बाद में आपको बताऊँगी कि सरप्राइज़ क्या था। बात करी हूँ और बैंड की जिसके राफे, उसामा और अहद आज मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड वेलकम टू माय शो। अच्छा जी, वो गाना क्या था पहले ज़रा मैं आप लोगों को भी सुना देती हूँ, आप सुने ज़रा। ले चलो वहाँ मुझे, मैं देखता हूँ आसमान में भी अब तुझे, देखा एक रोज तारा टूट के गया, मांगी भी दुआएं पर हाँ तू नहीं मिला। बेस्ट ऑफ लक बॉयज़, आप लोग मेरे शो में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मिल जाऊँ मैं तुम्हें अगर रास्तों में कहीं, तुम रस्मन ही पूछ लेना मुझसे हाल मेरा, मैं गम छुपा कर मुस्कुरा कर ही जवाब दूंगा, मैं यही करता आया हूँ ये कमाल मेरा। इन्होंने एक सरप्राइज की बात की थी और सरप्राइज ये था कि तीनों दोस्तों ने मारूफ बरतानवी गुलकार ज़ैन मलिक के साथ मिलकर गाने को नए तरीके से पेश किया है। मैं एक छोटी सी यहाँ पे ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद मिलते कहीं मजा आएगा। Welcome back after the break. I have a very young superstar in my studio right now. मैं जनाब आज आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ दूसरी अंडर 17 नेशनल जूनियर स्नूकर चैम्पियनशिप के टाइटल जीतने वाले मोहम्मद हसनैन से। ताल्लुक इनका कराची से और हसनैन ने पंजाब के अलीम अवैस को शिकस्त दी थी। मोहम्मद हसनैन अख्तर इस वक्त जैसे मैंने आपसे कहा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद भी हैं और माशाल्लाह से साथ अपने कप्स भी लेकर आए, तो हमसे पूछेंगे भी कि भाई ये कामयाबी के पीछे राज क्या है। अस्सलाम वालेकुम हसनैन, वेलकम टू सबका समा। सबसे पहले तो मुझे बताओ, आप इतने माशाल्लाह से यंग हो, ये स्नूकर खेलने का शौक आप में कब से पैदा हुआ? जी जुलाई 2019 में मैंने सब पहले टेबल देखी तो जो कि मेरे पापा के ऑफिस में लगी। तो और जुलाई में गर्मियों की छुट्टियां होंगी जी, तो वैसे ही पापा के ऑफिस में लगी तो मैं खेलना अच्छा लगा, तो उन्होंने मेरा शौक देखा तो उन्होंने मुझे मोहम्मद यूसुफ साहब से कोचिंग दिलाई पहले। अच्छा। उसके बाद 2020 में मैं पहली दफ़ा सिंध कप अंडर 17 सिंध कप जीता, फिर उसके बाद दूसरा सिंध कप भी मैं ही जीता अंडर 17, साथ अंडर 21 का रनर अप रहा सिंध कप। तो अभी रिसेंटली नेशनल हुई थी तो अंडर 17 एंड अंडर 21 दोनों मैं जीता। ज़बरदस्त। मुझे बताओ फिर हसनैन, ये इसकी तैयारी में कितना टाइम लगता है और एक दिन में कितने घंटे देने पड़ते हैं इसको? इसके लिए देखें जितनी मेहनत करें तो कम, मतलब रोज़ 6 to 7 आवर्स तो मैं देता हूँ, तो इतना मतलब प्रैक्टिस बहुत लाजमी, प्रैक्टिस के बिना शौक से 6 से 7 घंटे देते हैं या फिर मजबूरी बन गई? शौक है, जब भी इतना टाइम लगा, वरना प्रैक्टिस में तो खैर बोरिंग होती है, लेकिन शौक है तो जब भी मज़ा भी आता है खेलने में ऐसे। अच्छा, पढ़ाई सफ़र करती है हसनैन, मुझे बताओ क्या पढ़ रहे हो? जी अभी मैं 9th क्लास में हूँ, 14 साल का हूँ अभी मैं, तो 9th क्लास में पढ़ रहा हूँ, साथ साथ खेल भी रहा हूँ। तो फिर भी अंडर 20, अंडर 21, अंडर 17, 14 साल का हमारा बच्चा। अब आप सोचें कि 2000 अगर मैं 2019 की मैं बात करी तो आप कितने छोटे हो गए इस वक्त? 10 साल का हूँ। हाय मैं मर गई, 10 साल के बच्चे को देखिए कितना ज़बरदस्त। अच्छा आपने बच्चे को जगह दी ना कि बच्चे जो अपना टैलेंट है वो किसी स्पोर्ट्स में आके दिखाएं। अच्छा जब शुरू में जब देखा था तो फिर अब्बा को इस वक्त समझ में आ गई थी कि हाँ भाई ये तो ज़बरदस्त कर सकता है? पापा ने यही देखा कि इसको शौक है तो पापा ने देख के और सपोर्ट किया। फैमिली की तरफ से भी फुली सपोर्ट है, कोई मसला नहीं पीछे, वरना वो औरों के मैं देखता हूँ तो वो पापा भी उनके डांटते हैं, मना करते हैं खेलने, लेकिन अब मेरी तरफ से पापा फुली सपोर्ट करते हैं मुझे। हसन मुझे बताओ कि क्योंकि आपने कहा कि आपने जो स्नूकर की टेबल अपने बाबा के ऑफिस में देखी, जी, तो उनके जो ऑफिस के बाकी लोग हैं उनसे कभी आपका मैच पड़ा? असल में उस वक्त वो स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पर ना, स्पोर्ट्स रूम होते हैं स्टूडेंट, तो वो लोग खेलते रहते तो उनके साथ मैं भी लगा रहता, तो उन्होंने भी मुझे गाइड किया, सिखाते रहे, तो वहीं से उनके साथ खेल के उनको बीट किया फिर? जी उनको भी फिर हराने लग गया। अब्बा के साथ कभी खेली अपने? नहीं असल पापा नहीं खेलते। अच्छा पापा बस देखते हैं, वो सिर्फ देखते हैं। मुझे बताओ किसको हरा के सबसे ज्यादा मजा आया था? ऐसे
एहसन रमज़ान इस वक्त वर्ल्ड चैम्पियन जो है वो, उससे मेरा मैच पड़ा था। तो मतलब ऐसे ही फ्रेंडली में तो वो खेला था, तो उसके साथ मज़ा आया था। मैंने कोशिश की जीतने की, तो लेकिन हार गया था। खैर लेकिन पर मज़ा तो आया ना, मज़ा आया था। मुझे बताओ फ्यूचर प्लान्स क्या हसन, क्या आगे करना चाहते हो और पढ़ाई में आगे कहाँ जाना चाहते हो? सर मैं पढ़ूँ भी साथ साथ, तो पढ़ने के साथ साथ बाहर कहीं सेटल हो जाए तो वहाँ पे खेलूँ। और नहीं सेटल पाकिस्तान में होना भी, हमारे लिए खेलो, बाहर दुनिया भर घूमो, पाकिस्तान का नाम रोशन दुनिया भर घूमो, जहाँ मर्जी जाओ, बट पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहो। बहुत शुक्रिया जी, हसनैन हमारे साथ मौजूद थे, वेरी यंग, और मेरे मास्टर जी अपने अम्मा अब्बा का नाम काफ़ी रोशन कर लिया है। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आजकल हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में फॉग के मसले की वजह से अक्सर सुबह जब मैं खबरें भी देख रही हूँ तो इसमें होता है कि तकरीबन 20 फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हो गई हैं। फ़्लाइट का जो स्केजूल है काफ़ी हद तक मुतासर हो रहा है, और यही सिचुएशन हम देखते हैं कि मौजूद है इंडिया में भी। और इंडिया में भी ऐसी बहुत सारी जो फ़्लाइट्स हैं वो हो रही हैं कैंसिल। लेकिन इन तमाम तो सूरत हाल में जो बेचारा जो ट्रैवलर्स होते हैं, जिन्होंने जाना होता है, वो कहते हैं पैसेंजर्स होते हैं, वो कहते हैं भाई आप हमें ना इन्फॉर्म कर दिया करें। अभी पिछले दिनों हम देख रहे हैं कि जी उनकी एक निजी एयरलाइन जो है उसकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है, जिसमें एक पैसेंजर उठ के फ्रस्ट्रेशन में उठ के पायलट को आके थप्पड़ जड़ देता है। और जब थप्पड़ जड़ देता है तो पीछे से देखते एयर होस्टेस भी आती, फिर वो रोने भी लग जाती है और कहती है सर यू कांट डू दिस, सर यू कांट डू दिस। लेकिन उसमें हम देख सकते हैं कि जो गुस्सा था पैसेंजर का वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल था। अच्छा, इसमें हम ये तो लोगों को कह सकते हैं कि ठीक है अपना ज़रा गुस्से को कंट्रोल में करें, लेकिन मैं एक इंडियन एक्टर हैं रणवीर शोरे, मैं उन्होंने बड़ा अपना स्टेटस पे डाला था तो मैं वो पढ़ रही थी। उसमें बता रहे थे कि जो फ़्लाइट थी ये फ़्लाइट तकरीबन कोई 1 या 2 घंटे नहीं बल्कि 10 घंटे डिलेड थी। पैसेंजर्स को बताया नहीं गया, और उनके साथ भी कुछ ऐसा मामला था कि उनका बच्चा रात में घर में अकेला था और उनको अपने शहर पहुँचना था। अब वेबसाइट पे भी झूठ बोला जा रहा था, इनको बताया नहीं, लोग पहुंचे, पहले का जी फॉग की वजह से 2 घंटे फ़्लाइट डिलेड है। अच्छा 2 घंटे की बात होगी, फिर 2 घंटे बाद का जी कि फ़्लाइट थोड़ी सी और डिलेड है। कितनी डिलेड है नहीं बताया, फिर पता चला जी 3 घंटे डिलेड है। उसके बाद फिर 3 घंटे के बाद जब वो जाके अमले के पास के तो उन्होंने कहा जी अभी थोड़ी और डिलेड है, और फिर 3 घंटे मज़ीद डिले हो गई। अब इसमें आप खुद सोचें कि वो लोग जो वहाँ पर मौजूद हों और उनको ये बताया गया हो कि भाई आपकी नेक्स्ट बस फ्लाइट अभी कुछ देर में होने अब टेक ऑफ करेगा इंशाल्लाह, और नहीं ऐसी कोई सिचुएशन आ रही, तो ऑफ कोर्स बीइंग अ पैसेंजर मुझे भी लगता है कि आपको गुस्सा आना शुरू होता है। एटलीस्ट जितनी भी ये कंपनीज हैं उनको चाहिए कि बी लॉयल एंड बी ट्रू टू यू पैसेंजर्स, कि उनको बताएं कि कितना घंटा डिले है। हो सकता है कि वो इतनी देर में कुछ और इंतजाम कर लेते, लेकिन फ्रस्ट्रेशन का ये लेवल था कि 10 घंटे बाद, खैर थप्पड़ नहीं जड़ देना चाहिए था, बट ऑफ कोर्स काफ़ी मामला गंभीर नज़र आया। और आपको पता है गुस्सा क्यों आया सामने? वो इस तरह से गुस्सा सामने आया पायलट पे क्योंकि जी तकरीबन 10 घंटे के बाद वहाँ के पैसेंजर्स को, अकॉर्डिंग टू रणवीर शोरे जो कि इस फ्लाइट में मौजूद थे, वो कहते हैं 10 घंटे बाद पता चला कि कोई पायलट ही नहीं था। पायलट के ना होने की वजह से, पायलट की अदम दस्तयाबी की वजह से ये फ़्लाइट जो थी ये टेक ऑफ करने से कासर थी, और फॉग का कोई इशू नहीं था क्योंकि कैलकाटा से एक फ़्लाइट आनी थी और उसके बाद फिर बेंगलोर जानी थी, तो कैलकाटा से तो पहुंच गई थी, कैलकाटा पहुंच गई थी, फॉग का कोई इशू नहीं था, और वेबसाइट भी गलत बता रही थी। तो मेरे ख्याल से ठीक है, हम मजम्मत ये तो करते हैं कि जी वायलेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरी जानिब पर गलत बयानी भी नहीं होनी चाहिए। आई वोंट कम से कि जी एयरलाइन वाले मजलूम है, नहीं, बिल्कुल भी मजलूम नहीं। इसमें तमाम तरह एयरलाइंस जो है हम खुद भी बड़ा सफ़र करते हैं, ये ज़रूर देखना चाहिए कि अपने पैसेंजर से आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। सो दिस वाज द वीडियो वायरल तो बहुत हो रही थी, लेकिन बहुत कम लोगों को पता था कि जी एग्जैक्टली इसमें मसला हुआ क्या था। सो आई जस्ट शेयर्ड इट विद यू। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ खाने के हवाले से। देखिए, खाना अच्छा होना चाहिए और खाना सुथरा होना चाहिए। कराची जैसे शहर में जो कि मशहूर है कि कराची में बहुत ही मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स के लोग जो हैं वो मिलके रहते हैं। आपको यहाँ पे बोहरी फूड भी मिलेगा, आपको यहाँ पे पारसी फूड भी मिलेगा, आपको यहाँ पर हैदराबादी फूड भी मिलेगा, आपको यहाँ पर दिल्ली फूड भी मिलेगा, आपको यहाँ पर थाई फूड भी मिलेगा, आपको यहाँ पे फ्रेंच फूड भी मिलेगा। यू नेम इट एंड वी हैव इट इन पाकिस्तान, स्पेशली इन कराची। और ये तो चलिए, मैं ज़रा इंटरनेशनल कुजीन्स के वाले से बात होगी ना, अगर हम अपनी लोकल कुजीन्स के वाले से बात भी करें तो बहुत वैरायटी है कराची में।
चले जायके तो हो गए, लेकिन अब ये इंश्योर भी करना है कि जो खाना हम खा रहे हैं क्या वो साफ़ सुथरे तरीके से भी बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता, क्योंकि कराची में बहुत ज़्यादा मसला है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉप्स भी हैं, बहुत सारे होटल्स भी हैं, जगह जगह ढाबे भी खुले हुए हैं। मसला ये कि वहाँ पर सफाई का फुकदान है। सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाई तो की जाती है, लेकिन कोई खातिर फ़र्क नहीं पड़ता। और फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ भी जितनी हो रही हैं, हम ये कहेंगे कि आटे में नमक के बराबर है। यू रिमेंबर पंजाब में, लाहौर में एक बार आयशा नामी खातून आई थी और वो हर जाके रेस्टोरेंट पे जाके छापे जब वो मारती थी और उसके बाद हमें पता चलता था कि हाय ये तो मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, ये तो बड़ा ज़बरदस्त रेस्टोरेंट था और यहाँ पे ये सूरत हाल है, हम तो आइंदा कभी भी नहीं खाएंगे। ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी जुर्माना तो किया जाता है और नोटिस भी दिया जाता है, लेकिन जल्दी छूट भी जाते हैं। तो इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिंध फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल आगा फ़खर हुसैन साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। वालेकुम जी, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू सुबह का समा। मुझे ये बताएं सर, ये क्या बड़ा मुश्किल है, क्या कहते हैं, जो कहते हैं ना चेक रखना इन तमाम रेस्टोरेंट्स पे कि यहाँ पर सफाई के खातिर खा इकदाम भी होते हैं या नहीं होते? थैंक यू वेरी मच। देखिए, सिंध फूड अथॉरिटी के बनने के जो बुनियादी अगराज़ व मकासद हैं, उनमें बुनियादी यही है कि सेफ़, हेल्दी और हाइजीनिक जो फूड है वो आप तक पहुंच जाए, चाहे वो आपके अपने किचन के थ्रू पहुंचे या आपके अपने रेस्टोरेंट्स पर अगर कहीं भी आप खाना खा रहे हैं तो यू मस्ट बी श्योर कि आपके पास जो चीज़ पहुंच रही है वो सेफ़ है, हेल्दी और हाइजीनिक है। अब तो हम न्यूट्रिशियस पर भी काम कर रहे हैं कि दैट मस्ट बी न्यूट्रिशियस। तो इस सिलसिले में जो अथॉरिटी है वो अपने काम कर रही है, लेकिन जो बुनियादी हमने डिटेल के साथ जो सर्वे किया, जो ऑब्जर्वेशन ये है कि बहुत सारी चीज़ों में लेक ऑफ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है लोगों में। मसलन हमने आपके 10 फूड स्ट्रीट्स कराची के उनको टेकअप किया हुआ है, तो वहाँ पर हमने उनकी जो पहले लोहे की चीज़ें और चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, अब हम उनको स्टेनलेस स्टील पर लेकर आए हैं। तो जैसे आपने कहा ना कि कराची एक ऐसा शहर है जहाँ बेस्ट ऑफ द बेस्ट फूड भी आपको मिलेगा और वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट फूड भी मिलेगा। तो मेजॉरिटी और उसका जायका जो है वो इट्स वेरी डिफरेंट देन अदर सिटीज। आप कहीं भी चले जाए, लाहौर चले जाए, आप भी खाते होंगे। मैं बेसिकली लाहौर से हूं, तो मैं कंपैरिजन करती हूं तो आई फाइंड यू विल नॉट फाइंड सच एन फूड क्वालिटी, वैरायटी नहीं मिलेगी। अगर ये क्वालिटी के अलावा वैरायटी में नहीं मिलती जो हमें कराची में मिल जाती है। लेकिन मुझे सर बताएं कि क्या हमारे पास अमला कम है? क्योंकि माशाल्लाह से हम, कराची इज़ अ ह्यूज सिटी और हमारे पास कोई 1 या 2 फूड स्ट्रीट्स नहीं है। हमारे पास अब तो जहाँ पे डिफरेंट इलाकों की भी अपनी अपनी फूड स्ट्रीट है वो कायम हो चुकी हैं। सो क्या फिर आपने ये इलाका वार या हल्का वार आप लोग भी देख रहे हैं कि जी हमारे पास यहाँ सिंध फूड कंट्रोल अथॉरिटी का बंदा होना चाहिए जो कि सिर्फ इस बात को इंश्योर करे कि हाँ भी जो खाना मिल रहा है वो हाइजीनिक है? राइट, यू आर राइट। देखिए, स्टाफ की कमी बिल्कुल है। मैं आपकी चीज़ मानता हूँ। हमने जब स्टार्ट लिया तो मेजर जो हमारा टास्क है सिंध में, वो सबसे ज़्यादा कराची और हैदराबाद पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो कराची में हमारे पास डिस्ट्रिक्ट की टीमें हैं। हम 100 से ज़्यादा रेगुलरली ऑपरेशंस होते हैं, 100 ऑपरेशंस, जिनको मैं खुद मॉनिटर कर रहा होता हूँ। यहाँ से मुझे फ़ोटोज़ आ रहे होते हैं और सब चेक करके बता रहे होते हैं कि हम यहाँ तक पहुँच गए। पूरी टीमें जहाँ जहाँ जाती हैं मुझे उनकी पूरी डिटेल्स होती है, टाइमिंग के हिसाब से कहाँ पहुँचे, और इवन उनकी जो वीडियोज़ और सब डिटेल्स पहुँच रही होती हैं। लेकिन ये बिल्कुल है कि अब हम डिस्ट्रिक्ट से जो मॉनिटरिंग टीम है हम उसको टाउन पर लेकर आना चाह रहे हैं। अच्छा, तो हमने इस सिलसिले में चंद मॉडल टाउन से स्टार्ट कर दिए हैं। जिस तरह हमने सदर में भी स्टार्ट किया है 2-4 मॉडल, वहाँ सेपरेट पूरी टीम है जो टाउन लेवल पर काम कर रही है। सर वैसे मुझे ये बताएं, हमारे आम लोगों को ना ये लगता है कि शायद ये जो ढाबे हैं ना, यहाँ पर हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता होगा। ये जो छोटे छोटे कियोस्क लगे होते हैं, ठेले लगे होते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, इनमें बड़ा हाइजीन का ख्याल किया जाता होगा। तो ज़रा ये जो मिथ है लोगों की, मुझे इस हवाले से बताएं कि आपने कहाँ कहाँ जाके अनएक्सपेक्टेड, मैं खैर ऑफकोर्स मैं रेस्टोरेंट्स के नाम तो नहीं पूछूंगी, लेकिन मैं आपसे भी पूछूंगी कि आपके लिए कोई चीज़ बहुत बड़ी शौक हो कि भाई ये तो इतना बड़ा रेस्टोरेंट था और यहाँ पे कैसे? नहीं, ये मेरे लिए भी बड़ी हैरत। व्हेन आई वाज नॉट हियर, मैं जब नहीं था तो मैं मोस्टली हम क्लिफ्टन में, और आप चले जाएं अब्दुल्ला शाह गाजी के पीछे और इस तरफ बहुत बड़े मिल जाएंगे, पूरी चेन वो मिल जाएंगे। तो यू विल फाइंड कि मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था कि सम ऑफ दी, नॉट ऑल बट सम ऑफ देम वर मोर डर्टियर देन आपकी फूड स्ट्रीट से भी उनके किचन खराब थे। आप मतलब ये आप तो यहाँ तो देखें ना कि यू पे फुल प्राइस फॉर
बीइंग देयर और उनके खानों की। और मैं आपको बंस रोड के किचन और उनको जब कंपेयर कर रहा था तो मुझे बंस रोड ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा था कि उनके किचन जो है, मैं आपको ये मतलब आई डोंट वांट टू से कि मैंने ऑफ कोर्स हम नाम नहीं पूछे, लेकिन लोगों को ना ये एक लगता है कि जी हाँ नहीं ये पता नहीं बंस रोड हम जाएंगे वहाँ पे खाना साफ नहीं होगा, रेस्टोरेंट्स में साफ होगा। ये प्योरली डिपेंड करता है कि जो सेल कर रहा है वो कहीं भी सेल कर रहा है ना, अगर वो पर्सनल हाइजीन्स के ख्याल कर रहा है। मसलन देखिए, बीइंग अ मुस्लिम बहुत सारी चीज़ें तो हमें कल्चरली, ट्रेडिशनली और रिलीजियसली बताई गई हैं ना, अगर हम उन्हीं पर अमल पैरा हो जाए ना तो बहुत सारी चीज़ें हल हो जाती हैं। देखिए, मुझे तालीम देने की ज़रूरत ही नहीं है। जो मैं अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ, मैंने अपना कॉलेज बनाया हुआ है जहाँ पर हमने विद इन 6 मंथ 5000 फूड हैंडलर्स को ट्रेंड किया है कि हाइजीन पर और फूड सेफ्टी पर। ये बड़ा ज़रूरी है। अगर हमारे यहाँ तो ये बड़े बड़े शेफ्स जो हैं वो सर पे टोपी भी नहीं पहनते। अक्सर बड़े बड़े रेस्टोरेंट से ये मीठे से बाल भी निकल आते हैं और बड़ी हैरानी भी होती है, कभी सर का बाल कभी दाढ़ी का। खैर, मुझे ये बताएं फ़ाइन कितना होता है अगर आप जाके देख लें? और अगर मैं देखिए मेरा राइट बनता है जब मैं कहीं किसी रेस्टोरेंट में जा रही हूँ, मैं वहाँ पर टैक्स भी दे रही हूँ और खाना भी के पैसे भी दे रही हूँ, तो मेरे ख्याल से ये मेरे पास ये राइट नहीं है कि मैं जाकर उनका किचन देख सकूँ। कैन आई क्लेम दिस? मैं क्लेम कर सकती हूँ कि मुझे अपना किचन तो दिखा दें अगली देखा जाए तो? आप जाके देख सकती हैं, लेकिन देखें अगर सब कस्टमर्स किचन में पहुंच जाएंगे तो ये एक और इशू हो जाएगा, बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। तो वहाँ पर हमारे अगर आपको कहीं पर भी कोई फील हो रहा है तो हमारे कंप्लेंट सेल है, यू कैन कॉल अस, और हमारे वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या टाउन ऑफिसर्स जो हैं वो कैन रीच विद इन 15 to 30 मिनट्स। लेकिन जो आप ये बात कह रही हैं कि जैसे अगर मैं देखना चाहूँ कि अच्छा अभी जिस किचन से मेरा खाना बन के आ रहा है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ने तो ये आपके सामने लाइव कुकिंग शुरू कर दी जो कि आपको अच्छी भी लगती है कि हाँ भी हमारे सामने चीज़ें बन रही हैं और आपको अच्छा लगता है, लेकिन कहीं कहीं आपको हल्का सा शक होता है मैं ज़रा देख लूँ। सो क्या ये मुमकिन है किसी भी बंदे के लिए कि अगर वो जिस रेस्टोरेंट में जा रहा है तो वहाँ पे जाके उनसे ओनर से कह सके कि मैं आपका किचन देखना चाहता हूँ? दिस डिपेंड अपॉन के ओनर और उसके दरमियान है, लेकिन ये जो एज अ मना तो नहीं है ना उसको, ममनू तो नहीं है ना वो जो बंदे जो बंदा खाने जा रहा है, बट डिपेंड अपॉन कि वो ओनर और कस्टमर के दरमियान डिपेंड करता है। लेकिन ये है कि हम आपकी तरफ से किचन को बड़ी डिटेल्स के साथ देख चुके हैं और देख रहे हैं रेगुलरली। वो तो चले आपके 1-2 दिन का जरा छापा हो गया ना तो वो नहीं 1-2 दिन का नहीं है ये, अक्सर लोग ये रेगुलर बेसिस पर होता है। मुझे ये बताइए पता कैसे चल जाता है कि जी कोई आ रही है, फूड कंट्रोल अथॉरिटी की टीम आ रही है और हम देखते हैं उस दिन सफाई हो जाती है, ये पता कैसे चलता है? ये पहले होता था कि जब हमारी टीम ओकेजनली विजिट्स कर रही थी कम होने की वजह से, लेकिन अब तो हमारे पास माशाल्लाह इतनी टीम्स हैं कि हम रेगुलर बेसिस पर भी चेक कर रहे होते हैं। हाउ कैन पीपल अप्रोच यू? अगर मैं कहीं जाऊँ मुझे लगे कि जी खाने में कुछ गड़बड़ है या वैसा खाना नहीं है जो कि जैसा होना चाहिए सफाई के एतबार से, मैं आपको अप्रोच कैसे कर सकती हूँ? तमाम नंबर्स जो हमारे हैं वो कंप्लेंट सेल ही है, आप समझ लें, और हमारे अपने कंप्लेंट सेल भी हैं, वो आपको नंबर अभी दे देते हैं कि आपके पास कंप्लेंट सेल होना चाहिए। देखिए यही आगाही के लिए हम आपके पास बैठे हुए ना, आज आपके साथ बैठे हुए हैं, तो सिंध फूड अथॉरिटी सर्टेनली बहुत सारे ऐसे लोग जिनको नहीं पता होगा उनको ये पता चल जाएगा कि जब कोई किसी किस्म की कोई चीज इस किस्म की, ये मैं जो फुटेज दिखा रही हूँ यहाँ पे रोटी बन रही है और पीछे खैर वो आगे चलेगी, रोटी बन रही थी वो आप सामने देख सकते हैं और पीछे कचरा कुंडी थी। अब ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी तंदूर लगा हुआ है, लेकिन जो आप देख रहे हैं कि सफाई क्लीननेस जो है वो यहाँ पर आपको कितनी नजर आ रही है। तो ये देखिए जब कैमरा यहाँ पे पहुँच जाता है तो सोचें, फिर हम तो एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी टीम भी यहाँ पर पहुँचे और लगाएं ज़रा इन पर भारी जुर्माने, क्योंकि इतनी ये देखिए अल्लाह मियाँ, मेरा तो मुझे लगता है आज मैं खाना ही नहीं खाऊंगी जो आज मैंने देख लिया है। चलें, बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे डायरेक्टर जनरल आगा साहब और हम उनसे बात कर रहे थे कि किस तरीके से वो इंश्योर करें कि कराची में रहने वाले लोग अच्छा लेकिन साफ़ सुथरा खाना खाएं। इस वाले से हमने बात की। अभी आगे बढ़ते हुए मैं बताऊँ कि कराची में सजा नहायती मुनफरिद डॉग शो, जिसमें कई नायाब नस्ल के कुत्ते इस शो की जीनत बने। कहीं गुस्से में बुलडॉग नजर आया तो कहीं मासूम सी सिमरन। इमेजिन लोग कैसे कैसे नाम रखते हैं अपने पेट्स के। सिमरन थी, सिमरन जो बड़ी तवज्जो का मरकज बनी रही। जो डॉग शो का अहवाल है ये बता रही हमारी नुमाइंदा फरवाली। कराची में सजा है डॉग शो। इस डॉग शो में क्या कुछ हो रहा है, डॉग शो में चल के देखते हैं। क्या कहेंगी यहाँ
के कैसा लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज शो है। लगता है कि जानवरों के लिए काफी फायदेमंद है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। असल में ऐसे इवेंट्स पे डॉग्स भी सोशलाइज करते हैं और लोग भी सोशलाइज करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे और बड़े जिन लोगों ने डॉग्स को पसंद करते हैं लेकिन एक्सपीरियंस नहीं किया होता, उनको पेट कर सकते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्यूट सी सिमरन भी हमारे साथ मौजूद है जो बहुत प्यारा सा हेयर स्टाइल बनाई हुई है। मेरे कैमरामैन मोहसिन आपको दिखाएंगे, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसका हेयर स्टाइल हुआ है और ये इतनी ज्यादा गुस्से वाली भी नहीं है जिससे डर लगे, क्योंकि ये बहुत क्यूट सी है और इसके कपड़े भी देखें बहुत ही प्यारे से हैं। इनसे बात करते हैं जो सिमरन के साथ आए हैं। क्या कहेंगे जी, कैसी है सिमरन? सिमरन वैसे यॉर्कशायर टेरियर इसके ब्रीड है और 9 मंथ्स इसका एज है। शो में किस तरीके से जानवरों को जज किया जा रहा है कि वो कितने एक्टिव हैं, जजेस से ही पूछते हैं। सर क्या कहेंगे? देखिए जी, जिस सारे जो ब्रीड्स है वो हम जज करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड विच इज़ गिवन बाय द FCI। आप जज करते हैं हेड्स पे, एक्सप्रेशंस पे, प्रोपोर्शंस पे जी, उनके एंगुलेशंस होते हैं जी, उनका अनाटमी है, उनका टेम्परामेंट है, तो इस बेसिस के ऊपर ये जज होते हैं। सबसे ज़्यादा फैमिली फ्रेंडली जो है वो जर्मन शेपर्ड होते हैं। जर्मन शेपर्ड में हमारा फुल ब्लैक कलर का भी आया हुआ है और ब्लैक एंड टैन कलर के भी आए हुए हैं। हाथ आगे करें, डॉग को स्मेल करने दें, उसने अगर आपको एक्सेप्ट किया तो फिर चिन के नीचे प्यार करते हैं। सर के ऊपर सीधा प्यार सिर्फ मालिक ही कर सकता है। ये किसी चीज़ पे देख के एक्साइटेड होती है तो एक इसका मूवमेंट होती है जिसमें ये क्लैप करती है। ये एक माल्टीज़ की स्पेशलिटी होती है, मतलब वो हमें इन्हें ट्रेन नहीं करना पड़ता। अभी ये यंग एज में, इस 9 मंथ्स ओल्ड, तो ये टेंडर एज है और यही इनकी लर्निंग फेस होता है। तो इसी एज में आप इनको ज़्यादा मिक्सअप करना शुरू करें, ज़्यादा सोशलाइज करना शुरू करें। इनको यहाँ लेके इसलिए आए हैं क्योंकि पार्टिसिपेट एक डॉग बोर हो जाता है और उसको भी एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में घूमने से अच्छा लगता है। इट्स वेरी कमेंडेबल। यहाँ लोग अपने पेट्स रखते हैं, डॉग्स में भी मानता हूँ जानवर से आपको प्यार होना चाहिए, बेज़बान है और यहाँ इतना प्यार करते हैं, उनको कॉम्पिटिशन में ला रहे हैं, सोशलाइजिंग हो रही है, एक अलग सी कम्युनिटी बन रही है, कमेंडेबल है और मैं इसको अप्रिशिएट भी करता हूँ ऐसे चीज़ों को। कहते हैं इंसान हो या जानवर, मोहब्बत की ज़बान हर कोई समझता है। डॉग शो का मकसद भी इंसान की जानवरों से लाजवाल मोहब्बत को उजागर करना है। कैमरामैन मोहसिन अली के हमरा फरवा अली, समा, कराची। भाई ये जो भी लास्ट वाला था ना, मैं ये जापानीज समथिंग ब्रीड है और मैंने एक बार समा के प्लेटफॉर्म से शो किया था और बताया गया था कि कुछ ब्रीड्स ऐसी भी हैं जो कि लिटरली डिज़ाइन बनाई गई हैं ब्रीड्स जो कि ह्यूमन फ्रेंडली ब्रीड्स होंगी। तो उनमें से ये भी है। ये बहुत प्यारा जानवर। लेकिन सिमरन के तो भाई नखरे, सिमरन की गो की कटिंग होने वाली थी लेकिन सिमरन वॉज ब्यूटीफुल एंड द नेम वॉज हिलेरियस, आई मस्ट से। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपकी और मेरी एक बहुत बड़ी परेशानी दूर होने वाली है। वो परेशानी ये कि क्या आप घर और दुकानों में आने वाले चूहों से परेशान हैं, तो आपने फिक्र नहीं करनी। आज हमारे साथ फैसलाबाद से एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने इसका हल निकाल लिया है। मैं बात कर रही हूँ उस्ताद कमर की। आजकल उनकी सोशल मीडिया पर काफ़ी धूम मची हुई है। उस्ताद कमर एक चूहा मारने के 100 रुपये लेते हैं। उन्हीं से इस हवाले से मजीद बात करते हैं। उस्ताद कमर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस सबके समय में हमें वक्त दिया। मुझे बताएं, मारकर पैसे कमाने का ख्याल कैसे आया आपको? कज़न की थी आमीन, मैं लाया था कुरान शरीफ एक और जानमाज। मैंने पता वो जानमाज और कुरान मजीद रख दिया था रेल पे। मैंने पता हफ्ते तक गिफ्ट देना था उसको, अपनी कज़न को। तो मैंने हफ्ते बाद जब कुरान पाक उठाया ना, तो चूहों ने वो कुरान मजीद ख़राब किया था। तो मैंने सोच लिया था अब इनकी खैर नहीं है। अच्छा ठीक है, तो फिर मुझे बताएं कि फिर आप फिर काम को शुरू करने से पहले वैसे आप काम क्या करते थे? इस काम से पहले कोई नहीं था, बस बारिश में चूहा निकलता तो तब मारते थे उसको, शुक्र मेरा लगाते थे इस काम से पहले बस। तो मुझे बताएं उस्ताद कमर, अब तक कितने चूहे मार चुके हैं आप? अंदाजा मेरा है तकरीबन बहुत ज़्यादा मार दिए हैं, हज़ारों से ऊपर ही मार दिए हैं। हज़ारों से ऊपर आपने चूहे मार दिए। मुझे बताएं, लोगों ने तो आपको पाकिस्तान से बाहर ले जाने की भी पेशकश की है कि पाकिस्तान से बाहर चलो और यही काम करो, मगर आपने इसको कबूल नहीं किया। हमने सुना है, क्या वजह थी इसकी? जी इंशाल्लाह ताला जाएंगे, सब मुल्कों में जाएंगे।
यानी कि सिर्फ पाकिस्तान के चूहे नहीं बल्कि बाहर के ममालिक जाके भी आप चूहे मारेंगे। मुझे बताया अब तक कितना बड़ा चूहा मारा है आपने? वो एक बेकरी पे गया था, बेकरी से कड़िक्की लगाई थी मैंने, पहली कड़िक्की लगाई थी और पहली कड़िक्की में वो आया था चूहा एक, उसने कड़िक्की उठा के मारी है पर निकला नहीं है कड़िक्की से निकला नहीं है, इतनी ज़बरदस्त है कड़िक्की मेरी। अच्छा मुझे बताया मुस्तकबिल में क्या करने का इरादा रखते हैं? इंशाअल्लाह ताला कारोबार भी बनाएंगे, अभी टीम भी तैयार करेंगे और अपना कारोबार अच्छा ठीक ठाक इसको चलाएंगे। अब बंदे भी तैयार करेंगे टीम के, अब ट्रेन करेंगे बंदे। क्या बात है। वैसे मुझे आखिर में बताइएगा कभी ऐसा हुआ कि किसी चूहे को मारते हुए आप डर गए हो या आपको रहम आ गया हो और आपने उसे छोड़ दिया हो? नहीं मुझे डर नहीं आता ना मुझे रहम आता है, क्योंकि ये बहुत गंदा जानवर है, ये नुकसान करता घरों में। अच्छा चले, बहुत शुक्रिया जी। उस्ताद कंवर हमारे साथ मौजूद थे। पीछे मैं देख रही थी कि जी शागिर्द खास में उनके छोटे भाई भी उनके इस काम में उनके साथ उनका हाथ बटाते हैं और 1000 से ज़्यादा वो चूहे मार चुके। पैसे लेते हैं जनाब वो चूहे मारने का। तो आप परेशान हैं तो आप जनाब फैसलाबाद में स्पेसिफिकली अगर आप रहते हो तो उस्ताद कंवर आपकी खिदमत के लिए वहाँ पर मौजूद है जी। आगे बढ़ते हैं और आपको नहायत ही मज़े की खबर सुनाती हूँ। वो ये कि जी मिस्र से ताल्लुक़ खातून रुकन पार्लियामेंट गैर अखलाकी काम करने लगे और इम्तिहान में नकल करते हुए खातून रुकन पार्लियामेंट पकड़ी गई। अरब मीडिया के मुताबिक रिश्वत फ्राइफ लॉ का इम्तिहान दे रही थी और इस दौरान उन्हें मुबैना चीटिंग करते हुए पकड़ लिया गया। मामला अखलाकियात कमेटी के सपोर्ट कर दिया गया। इल्ज़ाम साबित हुआ तो खातून रुकन पार्लियामेंट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और खातून को इम्तिहान देने से रोका तो इंतज़ामिया के खिलाफ मुकदमा दायर करवा दिया। अब आप यहाँ पर देखें कि उन्होंने इम्तिहान में चीटिंग करी थी, उनको पकड़ लिया गया। रुकन पार्लियामेंट थी। यहाँ पर तो पता नहीं क्या कुछ चीज़ें हो जाती हैं। गौरतलब बात है। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह के गम से महफूज रखे। कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।